हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पेपर एनालिसिस पॉइंट पर। और हम कर रहे थे आपके स्कूल योग्यता टेस्ट सीरीज के प्रथम प्रश्न पत्र जीके के पेपरों का एनालिसिस। आज हम करने जा रहे हैं माइनर टेस्ट 15 का एनालिसिस। ये माइनर टेस्ट 15 आपका अंतिम माइनर टेस्ट है। कौन सा टेस्ट है आपका? अंतिम माइनर टेस्ट है माइनर टेस्ट का। इसके बाद में आपका मेजर 3 है और फिर आपके 3 फाइनल टेस्ट होंगे और फिर आपकी एग्जाम आ जाएगी। एग्जाम का भी कोई भरोसा नहीं कुछ, क्योंकि सीटें बढ़ने के कारण एग्जाम आगे जाने भी सकती है, पोस्टपोन भी हो सकती है। लेकिन यदि सीटें नहीं बढ़ाई जाती है तो आपकी एग्जाम इसी डेट पर होगी, कोई चेंज नहीं होगा। आपकी नेट की एग्जाम की वजह से आपकी 10-15 दिन डिले हो सकती है, बाकी आपकी इसी डेट पर होगी। यदि सीट बढ़ती है तो कन्फर्म आगे जाएगी, 100% जाएगी उसके बाद। तो चलो हम करते हैं हमारे टेस्ट 15 का। 15 यदि अभी तक आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब तक किए गए टेस्ट सीरीज के एनालिसिस से आपको बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिला होगा, क्योंकि बहुत ही प्रत्येक ऑप्शन को समझते हुए, प्रत्येक क्वेश्चन को समझते हुए, प्रत्येक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को साथ में लेते हुए इस टेस्ट सीरीज का हमने एनालिसिस किया, विश्लेषण किया। प्रत्येक चीज़ को जो महत्वपूर्ण चीज़ें थी उनको साथ में लेते हुए इस टेस्ट सीरीज से आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट हुआ होगा और एग्जाम में भी आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा और हमारी मेहनत भी एक अच्छा रंग लेके आएगी और हमें भी बहुत अच्छा मोटिवेशन मिलेगा कि हमारी की हुई मेहनत से आपको बहुत ही अच्छा लाभ हुआ। तो देखते हैं हम माइनर टेस्ट 15 का। देखो पहला क्वेश्चन क्या है आपका, पहला देखते हैं हम। 15 का पहला क्वेश्चन आया था आपका, राज्यसभा का पूर्ववर्ती सदन था। राज्यसभा था, उसका पूर्ववर्ती सदन था सेंट्रल काउंसिल, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, काउंसिल ऑफ स्टेट। तो आपका राज्यसभा का पूर्ववर्ती सदन कौन सा था आपका? काउंसिल ऑफ स्टेट। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा पहले का। आप देखो हम समझते हैं क्वेश्चन को, राज्यसभा को समझते हैं। राज्यसभा यानी आपको उच्च सदन, स्थायी सदन, अन्य नाम है इसका उच्च सदन भी बोलते हैं इसको, स्थायी भी सदन बोलते हैं इसको, स्थायी सदन। इसके अलावा इसको विशिष्ट सदन भी बोलते हैं। कौन सा सदन? विशिष्ट सदन भी बोलते हैं। ये तो इसके राज्यसभा की उपनाम है, जिसे अपर सदन भी बोलते हैं। राज्यसभा का उल्लेख आपके संविधान की कौन से अनुच्छेद में? संविधान के अनुच्छेद 80 के अंदर। कौन से संविधान के अनुच्छेद 80 के अंदर इसका राज्यसभा का उल्लेख है। ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। उल्लेख है। राज्यसभा का गठन कब हुआ था आपका? राज्यसभा का गठन, सर्वप्रथम राज्यसभा का गठन हुआ था आपका 13 अप्रैल 1952 को। कब हुआ था आपका? 13 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का गठन हुआ था। ठीक है। इसमें अधिकतम राज्यसभा में अधिकतम कितनी संख्या हो सकती है आपकी? अधिकतम संख्या राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है आपकी 250। कितनी हो सकती है आपकी? 250। क्वेश्चन आपका पूछा गया है। वर्तमान में कितनी आपकी, वर्तमान में कितने सदस्यों की संख्या आपकी राज्यसभा में? 245 सदस्य। इन 245 में 233 तो क्या आपकी निर्वाचित है? 233 तो क्या है? निर्वाचित। और आपकी 12 क्या आपके मनोनीत। 12 कौन से आपके? मनोनीत। मनोनीत कौन करता है आपका? प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति करता है। ये तो आपकी वर्तमान स्थिति है। तो जब आपका 13 अप्रैल 1952 को ये राज्यसभा गठन होता, उस समय सदस्यों की संख्या कितनी थी? उस समय सदस्यों की संख्या, ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। गठन के समय सदस्यों की संख्या थी आपकी 216। कितनी थी आपकी? 216। जब राज्यसभा गठन हुआ था तो राज्यसभा में सदस्यों की संख्या थी 216। राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन, ये प्रावधान कौन से देश से लिया गया? ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन ये प्रावधान है। तो ये प्रावधान कौन से देश से लिया गया आपका? ये प्रावधान लिया गया आपका आयरलैंड के संविधान से। कौन से संविधान से लिया गया आपके? आयरलैंड के संविधान से लिया गया ये प्रावधान। ये क्वेश्चन भी आपका बार बार रिपीट होता है, बार बार आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये थी हमारी राज्यसभा और राज्यसभा की हमने संरचना पढ़ी, राज्यसभा का उल्लेख पढ़ा और अब इसका पूर्ववर्ती सदन था वो था आपका काउंसिल ऑफ स्टेट। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा पहले का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या आया था आपका? निम्नलिखित में से कौन अधिकतम समय के लिए लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में रहे थे? नीलम संजीव रेड्डी, GMC बालयोगी, बलराम जाखड़ या उखम सिंह। तो कौन रहते आपके? बलराम जाखड़। और कहाँ की सांसद थे उस समय? ये सांसद थे आपकी सीकर। सीकर कौन से? आपके राजस्थान वाली सीकर राजस्थान के सांसद थे और ये सर्वाधिक समय तक रहे थे आपके लोकसभा के अध्यक्ष। लोकसभा के अध्यक्ष रहे थे। कब तक रहे थे? 1980 बने थे और 1980 से 1989 तक रहे थे। ठीक है।
अब आगे शायद चेंज हो जाएगा, क्योंकि आगे आपके जो ओम बिरला है वो भी तो लगातार दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष है, तो उनका भी कार्यकाल आप याद रखना। आगे जब भी आगे एग्जाम हो या आगे जब और आए, देखते हैं आपको कितने साल तक रहते हैं वो भी। नीलम संजीव रेड्डी, देखो आप नीलम संजीव रेड्डी थे, ये क्या थे आपके नीलम संजीव, लोकसभा अध्यक्ष पद छोड़कर राष्ट्रपति बनने वाले थे। लोकसभा अध्यक्ष पद छोड़कर राष्ट्रपति बनने वाले। कौन थे आपके, नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है, लोकसभा पद छोड़ दिया, फिर उन्होंने क्या किया, राष्ट्रपति बने थे। यहाँ पर दे रखा है GMC बालयोगी, क्या दे रखा है हमें, GMC बालयोगी। ये कौन थे आपके सबसे छोटे कार्यकाल वाले लोकसभा अध्यक्ष, सबसे छोटे कार्यकाल वाले लोकसभा अध्यक्ष। कौन थे आपके, GMC बालयोगी, फिर इनकी दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, ये भी याद रखना। तो यहाँ पर देखो हमने तीनों ऑप्शन को देख लिया। सबसे समय लोकसभा में सबसे अधिक लोकसभा अध्यक्ष के रूप में कार्य किसने किया, आपका बलराम जाखड़, और शिखर से सांसद थे ये 1980 से 1989 थे ये लोकसभा अध्यक्ष रहे थे। नीलम संजीव रेड्डी, ये आपके लोकसभा अध्यक्ष पद छोड़कर क्या बने थे, आपके राष्ट्रपति बने थे, प्रेसिडेंट बने थे। नीलम संजीव रेड्डी एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए थे, नीलम संजीव रेड्डी। बलराम जाखड़ आपको देख लिया। GMC बालोगी, लोकसभा सबसे छोटे कार्यकाल वाले लोकसभा अध्यक्ष को नाम की GMC बालोगी। ये भी आपका क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तीनों क्वेश्चनों के बारे में हमने अच्छे से जाना है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या था आपका, 3 पूछा गया था आपका, संसदीय विशेषाधिकारों के हनन के मामले में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति किसमें निहित होती है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सदन का अध्यक्ष या सर्वोच्च न्यायालय। तो सबसे जो आपका किसमें होती है, आपके सदन के अध्यक्ष के रूप में। संसदीय विशेषाधिकार अनुच्छेद 105 की बात कर रहे हैं कि अनुच्छेद 105 में सांसदों के विशेषाधिकार किसमें, आपके अनुच्छेद 105 के अंदर है। ठीक है, आप देखो आपका सदन का अध्यक्ष है, सदन के अध्यक्ष का संविधान में किसमें उल्लेख है, आपके अनुच्छेद 93 के अंदर उल्लेख है सदन का अध्यक्ष, यानी अनुच्छेद 93 में क्या किसका उल्लेख है, आपके लोकसभा अध्यक्ष का उल्लेख है। लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर भी आ सकता है, स्पीकर लोकसभा अध्यक्ष को बोलते हैं। ठीक है, अब देखो आपका उल्लेख लोकसभा अध्यक्ष अनुच्छेद 93 के अंदर है। तो देखो स्वतंत्र भारत की पहली लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे आपके, यहाँ पर हमें याद करना चाहिए। स्वतंत्र भारत की पहली लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे आपके, लोकसभा के अध्यक्ष वो थे आपके गणेश वासुदेव मावलकर। कौन थे आपके, गणेश वासुदेव मावलकर। ठीक है, और वर्तमान में कौन है आपके, वर्तमान में कौन है लोकसभा अध्यक्ष, वर्तमान में आपके ओम बिरला। और ओम बिरला भी का संबंध भी किससे, आपके राजस्थान से है, राजस्थान के आपके कोटा लोकसभा क्षेत्र से ये आपके कोटा लोकसभा क्षेत्र से क्या आपके सांसद है, लोकसभा क्षेत्र से। ये चीज़ भी आप साथ साथ याद करना। आप देखो ऐसे थोड़े थोड़े याद करने, जैसे राष्ट्रपति आया तो ऐसे याद होना चाहिए कि यार राष्ट्रपति आ गया तो राष्ट्रपति का उल्लेख अनुच्छेद 52 के अंदर है। क्वेश्चन को पकड़ोगे साथ साथ प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री का उल्लेख इसमें आपके अनुच्छेद 76 में है। इसमें उल्लेख है कि राष्ट्रपति सलाह और सहायता के लिए क्या होगी, एक मंत्रिपरिषद होगी, उसका प्रधान कौन होगा या कौन होगा, आपका मुख्य जो प्रधानमंत्री होगा उसका, यानी प्रधानमंत्री शब्द का उल्लेख आपके अनुच्छेद 76 के अंदर है। ठीक है भाई, राष्ट्रपति की सलाह और सहायता के लिए क्या होगी, एक मंत्रिपरिषद होगी, और उसका जो मुखिया होगा, मुखिया कौन होगा, आपका प्रधानमंत्री होगा। तो प्रधानमंत्री शब्द का उल्लेख है आपके अनुच्छेद 76 के अंदर। ये क्वेश्चन आपको पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है। सर्वोच्च न्यायालय की बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय आपके संविधान के अनुच्छेद 124 के अंदर है, 124 से 147 तक आपका सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख है। तो ऐसे कनेक्ट कर लेना चाहिए, आपको क्वेश्चन कभी आ जाए तो बैठे बैठे सोच लेना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका सदन का अध्यक्ष अनुच्छेद 93 की बात कर रहा है, लोकसभा अध्यक्ष, और आपकी संसद का जो विशेषाधिकार है उनका उल्लेख आपके अनुच्छेद 105 के अंदर। तो पूरा क्वेश्चन हमने पढ़ लिया, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या आपका, धन विधेयक के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना। धन विधेयक है आपके पास, देखो अनुच्छेद 109 में धन विधेयक को परिभाषित किया गया नहीं, धन विधेयक को परिभाषित किसमें किया गया, आपकी धन विधेयक को परिभाषित किया गया आपका अनुच्छेद 110 के अंदर। परिभाषित किसमें किया गया, आपके
अनुच्छेद 110 के अंदर। फिर अनुच्छेद 109 में क्या है सर? भाई अनुच्छेद 109 आया है आपके ऑप्शन में, तो अनुच्छेद 109 में क्या है? फिर 109 में है आपका धन विधेयक के बारे में, धन विधेयक के बारे में विशेष प्रक्रिया अपनाने का उल्लेख, विशेष प्रक्रिया अपनाने का उल्लेख, अपनाने का उल्लेख। ये क्वेश्चन बार बार आता है, काफ़ी दोस्तों ने इसका तीनों आंसर दे दिया है, लेकिन इन चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा कि अनुच्छेद 109 में क्या आपका एक इस जो धन विधेयक है उसके बारे में क्या अपनाना जाना चाहिए, एक विशेष प्रक्रिया अपनानी चाहिए। और धन विधेयक को परिभाषित किसमें किया गया? और परिभाषित किया गया आपके अनुच्छेद 110 के अंदर। तो ये आपका गलत हो गया, यहाँ पर क्या आना चाहिए था? 110 आना चाहिए था। ठीक है, धन विधेयक को केवल लोकसभा में पेश किया जाता है, बिल्कुल राइट बात है। धन विधेयक को केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है, राज्यसभा सिर्फ इसको 14 दिन तक क्या कर सकती है? विलंबन कर सकती है, रोक सकती है। चलो देखो अगला ऑप्शन दे दिया, राज्यसभा इसे 14 दिन तक के लिए रोक सकती है, बिल्कुल राइट। ये आपका धन विधेयक केवल लोकसभा में आता है, ठीक है, राज्यसभा उसको सिर्फ रोक सकती है, वो भी कितने दिन? केवल 14 दिन तक। तो लास्ट वाले दोनों सही है आपके, तो सही कितना बताना, तो 2 3 सही है आपके। 2 और 3 कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 109 में क्या आपका एक विशेष प्रक्रिया अपनाने का उल्लेख किया गया और धन विधेयक को परिभाषित किया गया आपके अनुच्छेद 110 के अंदर। अच्छे समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या था आपका, निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार कर सत्य कूट का हमें चयन करना है। तो देखो पहले दे रखा आपका कथन, लोकसभा द्वारा पारित और राज्यसभा में लंबित विधेयक लोकसभा के विघटन पर व्यक्त हो जाता है, बिल्कुल राइट है ये आपका। जो लोकसभा द्वारा पारित और राज्यसभा में लंबित विधेयक है वो लोकसभा के विघटन पर क्या हो जाता है? आपका व्यक्त हो जाता है, बिल्कुल राइट। राज्यसभा से पारित और लोकसभा में लंबित विधेयक लोकसभा की 17 आसन से व्यवगत हो जाता है, नहीं होता है। 17 आसन से क्या व्यवगत नहीं होता, ये आपका गलत है आपका। राज्यसभा में आरंभिक विधेयक जो राज्यसभा में लंबित हो, राज्यसभा में आरंभिक विधेयक जो राज्यसभा में लंबित हो लोकसभा के विघटन से व्यवगत नहीं होता है, नहीं होता है, बिल्कुल राइट बात है ये आपका। राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार हेतु लौटाया गया, राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार हेतु लौटाया गया विधेयक लोकसभा के विघटन पर व्यवगत नहीं होता है, नहीं होता है, बिल्कुल राइट है। ये आपके 3 जो आपका कथन सत्य पूछा था हमने, सत्य कथन, तो 1 3 और 4 सत्य आपके कौन से? 1 3 और 4 सत्य, 2 आपका सत्य नहीं है, 17 ऑप्शन से व्यवगत नहीं होता है ये। तो देखो आपका आंसर 1 3 4 कौन से ऑप्शन में? 1 3 4 आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन कौन सा था? 5 का। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा आपका 1 3 4 सही है, 2 आपका गलत है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 106 कौन सा था आपका? 6वां नंबर क्वेश्चन आपका, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथनों की पहचान कीजिए। निम्न कथनों पर हमें विचार करना है और सत्य कथनों की हमें पहचान करनी है। अनुच्छेद 85 के अनुसार राष्ट्रपति संसद में अधिवेशन आहूत करता है, बिल्कुल राइट, ये आपका बिल्कुल राइट है। तो अनुच्छेद 85 में आपके राष्ट्रपति संसद में क्या करता है? अधिवेशन आहूत करता है, बिल्कुल राइट है आपका। सामान्यतः भारतीय संसद में प्रतिवर्ष 3 सत्र होते हैं। कितने सत्र होते हैं आपके? 3 सत्र होते हैं। कौन कौन से होते हैं 3 सत्र आपके? 3 सत्र होते हैं आपके, ये तो बजट सत्र होता है, बजट सत्र। फिर कौन सा होता है आपका? मानसून सत्र, मानसून सत्र। और तीसरा सत्र होता है आपका शीतकालीन सत्र, शीतकालीन सत्र, ठीक है। ये 3 सत्र होते हैं आपके सामान्यतः भारतीय संसद की। तो ये हो गए 3 सत्र, ये भी आपका बिल्कुल राइट है। संसद के 17 आसन का अधिकार पीठासीन को प्राप्त है, पीठासीन को प्राप्त नहीं है संसद का 17 आसन। अनुच्छेद 85 में उल्लेख है इसका भी, किसमें? आपके अनुच्छेद 85 के अंदर। और संसद का 17 आसन कौन करता है? आपका राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? आपका राष्ट्रपति करता है, ठीक है, पीठासीन नहीं करता, यानी अध्यक्ष नहीं करता है। पीठासीन अध्यक्ष को बोलते हैं, स्पीकर को क्या बोलते हैं? आपके पीठासीन बोलते हैं। संविधान के अनुसार संसद के कार्य संचालन की भाषा हिंदी व अंग्रेजी, ठीक है, बिल्कुल राइट है। संविधान के अनुसार संसद की कार्य संचालन की भाषा हिंदी और अंग्रेजी। कौन से अनुच्छेद में उल्लेख है इसका? अनुच्छेद 120, अनुच्छेद 120 में उल्लेख किया गया, प्रविष्ट किया गया कि जो संसद में जो कार्य संचालन होगा उसकी भाषा क्या होगी? आपकी हिंदी और अंग्रेजी होगी। एक बात और उल्लेख के साथ में, कौन सी बात है? स्पीकर की यानी पीठासीन की स्वीकृति से, यहाँ पर लिख देता हूँ, लोकसभा अध्यक्ष की स्वीकृति से, स्वीकृति से मातृभाषा का भी प्रयोग किया जा सकता है। किसका प्रयोग किया जाता है? आपका किया जा सकता है मातृभाषा का। ये भी आपका अनुच्छेद 120 में उल्लेखित किया गया है कि आप लोकसभा अध्यक्ष की स्वीकृति से मातृभाषा का भी प्रयोग कर सकते हैं, हिंदी और अंग्रेजी के अलावा।
अनुच्छेद 120 स्पष्ट उल्लेख करता है। तो ये भी आपका बिल्कुल सही है, आपका चौथा भी। तो इसमें गलत कौन सा आपका तीसरा गलत है। इसमें सही आपको सत्य कथन पूछे तो 1, 2 और 4 सत्य हैं, 1, 2, 4। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। 6 अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। लोकसभा अध्यक्ष को हटाने का संकल्प विचाराधीन होने पर सदन में उसकी स्थिति के संदर्भ में असत्य कथन बताना है हमें। असत्य कथन कौन सा है आपका, तो आपके लोकसभा अध्यक्ष है, उसको हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख इसमें आपकी अनुच्छेद पूछे आपको, तो अनुच्छेद आपकी 96 की बात कर रहे हैं। कौन किसकी बात कर रहा है, आपके अनुच्छेद 96 की बात कर रहा है। इसमें सांसदों को हटाने की प्रक्रिया और लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख इसमें आपके अनुच्छेद 96 के अंदर है। वह पीठासीन नहीं होगा, ये तो आपका बिल्कुल सत्य है, पीठासीन नहीं होगा, सही बात है। उस लोकसभा में बोलने व कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार होगा। यस, उस लोकसभा में बोल भी सकता है और कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार भी होगा। सामान्य स्थिति, देखो इस शब्द को पकड़ लेना आप, सामान्य स्थिति। सामान्य स्थिति में मत देने का अधिकार नहीं होगा। देखो सामान्य स्थिति में मत देने का अधिकार होगा, क्या होगा, सामान्य स्थिति हो तब तो मत देने का अधिकार होगा। जब मत बराबर हो जाता है तो वो मत देने का अधिकार होता है आपके लोकसभा अध्यक्ष को, ठीक है। तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। तो हमें क्या पूछा है, असत्य कथन पूछा है, तो असत्य सामान्य स्थिति पूछी है, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 आपको असत्य हो जाएगा। यहाँ पर देखो विशिष्ट स्थिति हो जाती है ना, तब इसके एक अलग होता है, इसमें उसमें अलग प्रावधान हो सकता है। लेकिन सामान्य स्थिति हो ना, सामान्य स्थिति में मतदान देने का अधिकार होता है आपके लोकसभा अध्यक्ष के पास। इस चीज़ को, शब्दों को पकड़ना आप। मतों के बराबर होने की दशा में मत देने का अधिकार नहीं होगा। यस, मतों की दशा होने की दशा में मत देने का अधिकार नहीं होगा, ये बिल्कुल राइट है आपका। लेकिन सामान्य स्थिति में दे सकता है आपका लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। फिर क्या होता है आपका, जो सामान्य स्थिति में यदि मत बराबर हो जाते हैं तो क्या होता है आपका, लोकसभा जो स्पीकर जो अध्यक्षता करता है हटाने की प्रक्रिया में, तो वो आपकी लोकसभा अध्यक्ष का वो मत है उसको हटा देता है। ऐसी प्रक्रिया होती है। कभी कभी एक प्रक्रिया वो भी होती है, विशेष प्रक्रिया में वो खुद अपना मत दे देता है जो अध्यक्ष करता है। 3-4 लाइन है वहाँ पर, इस चीज़ को समझना बहुत जरूरी होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। असत्य कौन सा आपका, ऑप्शन नंबर 3 असत्य है क्वेश्चन नंबर 7 का। और किस अनुच्छेद की बात कर रहा है, अनुच्छेद 96 की बात कर रहा है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 क्या था आपका, कोई व्यक्ति लोकसभा और राज्यसभा दोनों के लिए चुन लिया गया। कोई व्यक्ति है जो आपका लोकसभा के लिए भी चुन लिया गया और राज्यसभा के लिए भी चुन लिया गया, और 10 दिन के भीतर निर्वाचन आयोग को लिखित सूचना नहीं देता है। निर्वाचन आयोग अपना उसको सूचना नहीं देता है कि वह किस सदन की सेवा करना चाहता है, तो उसका किस सदन के स्थान स्वतः ही रिक्त हो जाता है। जो स्थायी सदन है उसका जो स्थान है वो रिक्त हो जाता है। दोनों सदनों से नहीं, लोकसभा से नहीं, किससे हो जाता है आपको, राज्यसभा से। जो आपके 10 दिन के भीतर यदि वो निर्वाचन आयोग को लिखित सूचना नहीं देते हैं तो उसके जो किस सदन की सेवा करना चाहता है, तो उसका किस सदन से स्थान स्वतः रिक्त हो जाता है, वो हो जाता है आपके राज्यसभा से। जो स्थायी सदन है आपका राज्यसभा, उससे उसका स्थान है वो स्वतः रिक्त हो जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 8 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। संसद में किस प्रस्ताव के पारित होने जाने पर सरकार बर्खास्त हो जाती है। सरकार क्या हो जाती है आपकी, बर्खास्त हो जाती है। विश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव या कार्य स्थगन प्रस्ताव। तो कौन सा प्रस्ताव हो जाता है आपका, अविश्वास प्रस्ताव हो जाता है। देखो अविश्वास प्रस्ताव है, कौन लेके आता है आपकी, लोकसभा में लेके आता है। अविश्वास प्रस्ताव किस में आता है आपका, लोकसभा में आता है। कौन लेके आता है, ये लेके आता है आपका विपक्ष। और विपक्ष किस लिए लेके आता है, जो आपका सत्तापक्ष है, सत्तापक्ष के बहुमत को क्या देता है, इसमें चुनौती देता है, बहुमत को चुनौती, ठीक है। विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लेके आता है कि जो आपके सत्तापक्ष है, वर्तमान जो सरकार है, उसके पास स्पष्ट बहुमत नहीं है, तो ये आपको क्या देते हैं, उसके बहुमत को चुनौती दी जाती है। यदि ये पास हो जाता है तो आपकी सरकार गिर जाती है। विश्वास प्रस्ताव क्या आपका, विश्वास प्रस्ताव देखो इस चीज़ों को समझा, विश्वास प्रस्ताव आपका सत्तापक्ष लेके आता है। कौन लेके आता है आपका, सत्तापक्ष लेके आता है विश्वास प्रस्ताव। और किस लिए आता है आपका, अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए, बहुमत सिद्ध करने के लिए। यदि विश्वास प्रस्ताव सिद्ध हो जाता है आपका, विश्वास प्रस्ताव सिद्ध हो जाता है, तो ये मान लीजिए उसमें क्या होता है, आपकी सरकार बच जाती है। यदि विश्वास प्रस्ताव आता है, यदि सत्तापक्ष विश्वास प्रस्ताव लेके आती है, तो ये संभावना बढ़ जाती है कि बहुत ही जल्द अविश्वास प्रस्ताव आएगा, ठीक है। संविधान में स्पष्ट लेकर यदि कोई सत्तापक्ष से विश्वास प्रस्ताव लेके आता है तो स्पष्ट है आपकी जो संभावना बढ़ जाती है कि अविश्वास प्रस्ताव जल्द ही आएगा उसके पास, क्योंकि बहुमत सिद्ध करने के लिए विश्वास प्रस्ताव कौन लेते आता है, आपका सत्तापक्ष लेके आती है। और ये पास हो जाता है तो सरकार क्या हो जाती है, अभी बच जाती है। निंदा प्रस्ताव देखो आपका,
निंदा प्रस्ताव कौन लेके आता है आपका? निंदा प्रस्ताव हमेशा विपक्ष लेके आता है। ये भी कौन लेके आता है आपका? विपक्ष लेके आता है। और किस लिए? जो आपकी जो वर्तमान सरकार है, मान लो सरकार के जो कार्य हैं, उस सरकार ने जो कार्य किए उस कार्य को निंदा करें तो उस कार्य के लिए कौन सा प्रस्ताव आता है आपका? निंदा प्रस्ताव आता है। ठीक है। कार्य स्थगन प्रस्ताव, देखो ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। चौथा आपका कार्य स्थगन प्रस्ताव, या इसको अन्य नाम क्या है आपका? काम रोको प्रभाव, काम रोको प्रस्ताव भी बोलते हैं इसको, काम रोको प्रस्ताव भी बोलते हैं इसको। ठीक है, काम रोको प्रस्ताव। ठीक है। ये कब आता है आपका? जब कोई लोक महत्व का विषय हो। कौन सा आपको? लोक महत्व का कोई विषय हो, लोक महत्व का विषय हो और इस विषय पर क्या करना ही हो? संसद में क्या होनी चाहिए? चर्चा करनी चाहिए। संसद में चर्चा करनी हो इस लोक विषय पर, संसद में चर्चा, शॉर्ट लिख रहा हूँ थोड़ा सा। संसद में चर्चा करने के लिए और कोई लोक महत्व का विषय है और संसद का काम चल रहा है तो आप आता आपका कार्य स्थगन प्रस्ताव। कितने सदस्य मिलकर लाते हैं इसमें? 50 सदस्य मिलकर इस प्रस्ताव को लेके आते हैं। 50 सदस्य होने चाहिए इस प्रस्ताव को लाने के लिए। ठीक है। फिर आप लोकसभा, और ये प्रस्ताव केवल लोकसभा में लाया जाता है। जो कार्य स्थगन प्रस्ताव है ये किस में आएगा? केवल लोकसभा में आएगा, केवल लोकसभा में लाया जाता है, लाया जाता है। ठीक है। ये चीज़ भी आपको समझ में आ गई होगी। 50 सदस्य मिलकर लाते हैं कि ये सदस्य जो आपका विषय है ये लोक महत्व का विषय है, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, इस पर चर्चा करनी चाहिए। संसद के सारे काम रोको, पहले हमें इस विषय पर हमें चर्चा करनी है संसद के अंदर, तभी आपकी कार्य स्थगन प्रस्ताव या काम रोको प्रस्ताव लेके आता है 50 सदस्य मिलकर। चारों ऑप्शनों को हमने अच्छे से समझ लिया। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? 9 का अविश्वास प्रस्ताव, ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 क्या आपका? असत्य कथन का चयन करना है। असत्य कथन का चलो चयन करते हैं। प्रश्नकाल में संसद सदस्य 15 दिन की पूर्व सूचना के आधार पर मंत्रियों को प्रश्न पूछते हैं। बिल्कुल राइट बात है, ये सत्य बात है। प्रश्नकाल देखो, प्रश्नकाल देखो, पहले प्रश्नकाल आया है तो प्रश्नकाल के बारे में जानो। प्रश्नकाल का समय का होता है आपका, समय कौन सा होता है आपकी संसद में? संसद में समय होता है आपका 11 AM से और 12 PM तक। यह आपका जो काल होता है 1 घंटे का, वो कौन सा होता है? प्रश्नकाल। और इसमें 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं: तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न और अल्प सूचना के प्रश्न। दूसरा देखो, ये तो आपका बिल्कुल सही है, तारांकित प्रश्नों का उत्तर मौखिक रूप से दिया जाता है। ठीक है, ये इसका उत्तर है जो तारांकित, इसका उत्तर कैसे दिया जाता है? आपका मौखिक रूप से दिया जाता है और इनके पूरक प्रश्न भी पूछे जाते हैं। बिल्कुल राइट बात है, पूरक प्रश्न पूछे जाते हैं। और तारांकित प्रश्न है वो, इनका जो प्रश्न पत्र का रंग है वो कैसा होता है आपका? प्रश्न पत्र का रंग वो होता है आपका हरा। कैसा होता है आपका? हरा। दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन देखो आपका, अतारांकित प्रश्नों का उत्तर लिखित रूप से होता है। इससे बिल्कुल राइट है, लिखित रूप से होता है, क्योंकि अतारांकित प्रश्न होते हैं वो किससे संबंधित होते हैं? आपके आंकड़ों से संबंधित होते हैं, आंकड़ों से संबंधित। इस चीज़ का याद करना। और इसके अनुपूरक या पूरक प्रश्न नहीं पूछे जाते। बिल्कुल राइट बात है, अनुपूरक, जो अनुपूरक प्रश्न है ये नहीं पूछे जाते आपके अतारांकित प्रश्न में। अतारांकित प्रश्न का जो प्रश्न पत्र कलर होता है वो कैसा होता है आपका? सफ़ेद कलर होता है प्रश्न पत्र का। कैसा होता है? सफ़ेद। अल्प सूचना के प्रश्नों का उत्तर लिखित रूप से नहीं दिया जाता। अल्प सूचना के पत्र क्या होते हैं आपके? मौखिक होते हैं। कैसे होते हैं आपके? मौखिक होते हैं। और इनके अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछे जाते। देखो, अनुपूरक प्रश्न भी पूछे जाते हैं आपके अल्प सूचना के प्रश्न। ठीक है, ये भी आप रखना। तो ये आपको गलत दे रखा है यहाँ पर। और हमें क्या पूछा था? असत्य कथन। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका असत्य कथन हो जाएगा। और जो अल्प सूचना के पत्र है, इन जो प्रश्न पत्र है, इस प्रश्न पत्र का रंग कैसा होता है आपका? वो होता है आपका गुलाबी। कैसा होता है? गुलाबी होता है। और जो अल्प सूचना की प्रश्न है आपका, अल्प सूचना की प्रश्न ये कैसे होते हैं आपके? मौखिक होते हैं आपके। कैसे होते हैं आपके? मौखिक। और आपके इनके पूरक प्रश्न पूछे जाते हैं, पूरक प्रश्न पूछे जाते हैं, पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसका असत्य कथन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। सभी प्रश्नों को, सभी लाइनों को हमने अच्छे से समझा। प्रश्न काल को भी समझ लिया हमने अच्छे से। 11 से 12 समय का आता है। उसके बाद में कौन सा आता है आपका? शून्य काल आता है। और शून्य काल की शुरुआत बाहर से मान जाती है। 1962 में शून्य काल की शुरुआत हुई थी। ये भी आप कनेक्ट कर सकते हो यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या आता है आपका? लोकसभा में सदस्यों का निर्वाचन होता है। जो लोकसभा है उसमें सदस्यों का निर्वाचन होता है। प्रत्यक्ष निर्वाचन एकल संक्रमणीय मत प्रणाली गुप्त मतदान द्वारा नहीं। प्रत्यक्ष निर्वाचन एकल संक्रमणीय मत प्रणाली गुप्त मतदान नहीं।
प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है लोकसभा सदस्यों को, हम खुद मतदान दे के आते हैं। फर्स्ट पोस्ट द पोस्ट सिस्टम से गुप्त मतदान होता है, बिल्कुल राइट। तो आपके लोकसभा सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है? आपका प्रत्यक्ष निर्वाचन, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, गुप्त मतदान। और लोकसभा के जो सदस्यों का निर्वाचन होता है उस निर्वाचन का उल्लेख कौन से संविधान में? आपके अनुच्छेद में, संविधान के निर्वाचन का उल्लेख अनुच्छेद 81 में। किसमें? आपके अनुच्छेद 81 के अंदर, यह भी याद रखना। और आपके लोकसभा सदस्यों में कैसा पाया जाता है? आपका सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पाया जाता है आपका। और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 326 के अंतर्गत। ठीक है, 18 साल के सभी बच्चे हैं, दोस्त हैं, वो सभी आपके लोकसभा सदस्यों की क्या करते हैं? निर्वाचन करते हैं। जैसे आप सांसदों को चुनते हो तो आप वोट दे के आते हो ना, वही आपका, ठीक है, लोकसभा सदस्य चुनते हो, उसका उल्लेख अनुच्छेद 81 में। और वो जो प्रणाली होती है आपकी निर्वाचन की, वो होती है आपकी प्रत्यक्ष निर्वाचन, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, गुप्त मतदान। ऑप्शन नंबर 3 आपका 11 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 क्या आता है आपका? प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? देखो ये 3 समितियाँ होती है, स्थायी समितियाँ। तीनों समितियों के बारे में यहीं पर जान लेते हैं। 15, 22, 30 या 45, तो कितने होते हैं आपके? 30 होते हैं प्राक्कलन समिति, या इसको क्या बोलते हैं? अनुमान समिति भी बोलते हैं, अनुमान समिति भी बोलते हैं इसको, प्राक्कलन समिति को। ठीक है, अनुमान समिति हो गई। इसमें कितने सदस्य होते हैं आपके? सदस्य होते हैं 30, और सबके सब किसी के होते हैं? आपके लोकसभा के होते हैं। सभी सदस्य किसके होते हैं? आपके लोकसभा के सदस्य होते हैं। सबसे बड़ी संसदीय समिति होती है, सबसे बड़ी संसदीय समिति। ठीक है, और ये कब आई थी आपकी? इसकी स्थापना कब हुई थी आपकी? अनुमान समिति या प्राक्कलन समिति की इसकी स्थापना हुई थी सन 1950 में। और किस समिति की सिफारिश पर? जॉन मथाई समिति की सिफारिश पर, जॉन मथाई समिति की सिफारिश पर की सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई थी। इसके अलावा 2 समितियाँ और जो बार बार आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। पहली कौन सी आपकी? लोकलेखा समिति, लोकलेखा समिति। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना पूछी तो इसकी शुरुआत हुई थी 1921 के अंदर। 1919 के अधिनियम में भी इसका प्रावधान था, ये भी पूछा जा चुका है। कुल सदस्य कितने होते हैं आपके? कुल सदस्य होते हैं आपके इसके 22, जिसमें आपके 15 तो किसके होते हैं? आपके लोकसभा के, और 7 किसके होते हैं? आपके राज्यसभा के। ठीक है, और 1967 के बाद, जो 1967 के बाद इसका जो अध्यक्ष होता है हमेशा कौन होता है आपका? कौन सा? विपक्ष दल का नेता, विपक्ष दल का नेता होता है आपका, विपक्ष दल का नेता या विपक्ष का नेता होता है, ये याद रखना आपका कौन सदस्य होगा इसका। और तीसरी समिति कौन सी होती है आपकी? लोक उपक्रम समिति, लोक उपक्रम समिति। लोक उपक्रम समिति की स्थापना कब हुई थी आपकी? इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1964 में। ये तीनों समितियों के बारे में बार बार पूछा जाता है। और किसकी सिफारिश पर हुई थी आपकी? करसन मेनन समिति, करसन मेनन समिति। और इसमें भी कितने सदस्य होते हैं आपके? 22 सदस्य होते हैं इसमें भी। और इसमें से 15 कौन से होते हैं आपके? लोकसभा के, और प्लस 7 किसके होते हैं? आपके राज्यसभा के। और इसका अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? सत्ता पक्ष का होता है। ठीक है, ये याद रखना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? तीनों समिति देख ली हमने, लोकलेखा समिति, लोक उपक्रम समिति और आपकी अनुमान समिति। तीनों समितियों की बार बार पूछा जाता है और इसके सदस्य हो जाएंगे आपके 30। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा 12 का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत करने के लिए जरूरी है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत करने के लिए जरूरी है राष्ट्रपति की सहमति, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति, राष्ट्रपति का विचार या राष्ट्रपति का आशय। तो क्या जरूरी है आपका? राष्ट्रपति का आशय। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला सकते हैं, यहाँ पर समझने वाली बात क्या है आपका? राष्ट्रपति हैं वह क्या कर सकता है आपका? संयुक्त बैठक बुला सकता है, संयुक्त बैठक बुला सकता है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 108 के तहत। ये क्वेश्चन बार बार के एग्जाम में आता है। और संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है आपका? ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है आपका लोकसभा अध्यक्ष। कौन करता है आपका? लोकसभा अध्यक्ष। मैंने टेलीग्राम पर भी एक क्वेश्चन डाला था। और किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 118 के तहत।
दोनों अनुच्छेद याद करना, बार बार रिपीट होते हैं, अनुच्छेद 108 और अनुच्छेद 118। ठीक है, राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला सकता है अनुच्छेद 108 के तहत, और संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? आपका लोकसभा अध्यक्ष करेगा अनुच्छेद 118 के तहत। और अब तक संयुक्त बैठक कितनी बार हो चुकी है भारत में? अब तक संयुक्त बैठक 3 बार हुई है आपकी भारत में। कितनी बार हुई है आपकी? 3 बार संयुक्त बैठक हुई है। कब कब? पहले हुई थी आपकी दहेज निरोधक विधेयक आया था 1961 में, दहेज निरोधक विधेयक कब आया था आपका? 1961। और दूसरा कब आया था आपका? दूसरा आया था आपका बैंकिंग सेवा, बैंकिंग सेवा विधेयक, और ये कब आया था आपका? 1978 के अंदर। और फिर आया था आपका तीसरा संयुक्त बैठक हुई थी आपकी आतंकवाद निरोधक विधेयक 2002। कब हुई थी ये संयुक्त बैठक? 2002 हुई थी। ठीक है, ये 3 बैठकें हुई है अभी तक संयुक्त बैठक, और अभी वर्तमान में मांग चल रही है संयुक्त बैठक की। कांग्रेस लगातार मांग कर रही है बीजेपी सरकार के से कि संयुक्त बैठक बुलाई जाए। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4, राष्ट्रपति का आशय। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं हम। असम्मिलित की पहचान कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है आपका? असम्मिलित की पहचान करनी है हमें। धन विधेयक देखो हमने पढ़ा था 109 110, तो धन विधेयक परिभाषित किसमें? आपकी अनुच्छेद 110 में। बिल्कुल राइट बात है। वार्षिक विवरण वित्तीय विवरण बजट किसमें? आपका अनुच्छेद 112 के अंदर। बिल्कुल राइट है। गणपूर्ति किसमें? आपका अनुच्छेद 100 के अंदर है। गणपूर्ति, सांसदों की गणपूर्ति कौन करता है? आपका लोकसभा अध्यक्ष निर्धारित करता है, जिसका उल्लेख आपका अनुच्छेद 100 के अंदर है। संसदीय विशेषाधिकार आपके अनुच्छेद 106 में नहीं है। किसमें? आपके अनुच्छेद 105 के अंदर। किसमें? आपके अनुच्छेद 105 के अंदर है। तो हमें क्या पूछा था? असम्मिलित। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 106 में नहीं है। अनुच्छेद 106 में क्या आपका? अनुच्छेद 106 में क्या है? सांसदों के वेतन भत्ते समय समय पर क्या करेगी? संसद निर्धारित करेगी। सांसदों के वेतन भत्ते समय समय पर संसद निर्धारित करेगी। यह उल्लेख आपके अनुच्छेद 106 के अंदर। ठीक है, और संसदीय विशेषाधिकार है वो कौन सी में? आपके अनुच्छेद 105 के अंदर। ये भी याद कर लेना। आपका आंसर सम्मिलित हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। निम्न में से राज्यसभा में सदन के नेता के रूप में रहते हुए सर्वाधिक लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे हैं आपके? सर्वाधिक समय तक इंदिरा गांधी नहीं, एच डी देवेगौड़ा नहीं, आई के गुजराल नहीं, कौन? मनमोहन सिंह। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। कब बने थे? 2004 से 2014 तक रहे थे। और जब ये प्रधानमंत्री बने तो कहाँ से सांसद रहे आपके राज्यसभा के? राज्यसभा के सांसद रहे असम से। असम से राज्यसभा सदस्य रहे। ठीक है, इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री बनी थी प्रधानमंत्री बनते टाइम किसकी सदस्य थी? प्रधानमंत्री बनी थी तब ये राज्यसभा सदस्य थी। ठीक है, एच टी देव जो आर के गुजराल है, ये भी राज्यसभा सदस्य थे। एच टी देवगौड़ा देखो, जब ये प्रधानमंत्री बने थे तब ये राज्यसभा सदस्य नहीं थे। प्रधानमंत्री बने तब राज्यसभा सदस्य नहीं थे, फिर इन्होंने राज्यसभा की सदस्य ग्रहण की थी, फिर राज्यसभा सदस्य बने थे, सदस्य बने। इन चीज़ों को आप याद करना। तो इसका आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर 4 मनमोहन सिंह। तो 2004 से 2014 तक आपके प्रधानमंत्री रहे हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 16। मंत्रिपरिषद में निम्नलिखित में से कौन शामिल होते हैं? जो आपकी मंत्रिपरिषद है इसमें निम्नलिखित में से कौन शामिल होते हैं? आपके प्रधानमंत्री होते हैं, मंत्रिमंडल, राज्य मंत्री होते हैं, उप मंत्री होते हैं, या संसदीय सचिव नहीं होते हैं। तो कौन कौन हो जाएंगे आपके? प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, राज्य मंत्री और उप मंत्री। तो आपका आंसर हो जाएगा ए बी सी डी। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। मंत्रिमंडल शब्द देखो, आपका मंत्रिमंडल शब्द मूल संविधान में नहीं था। आपका मंत्रिमंडल शब्द ये मूल संविधान में नहीं था, मूल संविधान में नहीं था। इसे कब जोड़ा गया था? आपके अनुच्छेद 352 में जोड़ा गया था। कौन से संविधान संशोधन द्वारा? 44 संविधान संशोधन 1978 में। इस चीज़ को आप और याद कर लेना यहाँ पर साथ में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट 16 का।
नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से एक प्रधानमंत्री का कर्तव्य नहीं, प्रधानमंत्री का कर्तव्य नहीं। तो प्रधानमंत्री का कर्तव्य किस अनुच्छेद में आपकी, अनुच्छेद 78 की बात कर रहे हैं। किस बात की कर रहा है आपका, अनुच्छेद 78 की बात कर रहा है। वह संघ सरकार के प्रशासनिक व विधायी मामलों से संबंधित मंत्रिपरिषद से के विनिश्चय की सूचना राष्ट्रपति को देगा। बिल्कुल देगा, बिल्कुल राइट बात है ये तो आपकी। वह संघ सरकार के प्रशासनिक व विधायी मामलों से संबंधित जो सूचना राष्ट्रपति मांगे उसे देगा। बिल्कुल राइट है ये भी आपका। राष्ट्रपति जो सूचना मांगता है प्रधानमंत्री को देनी पड़ती है। किसी विषय जिस पर संबंधित मंत्री ने विनिश्चय कर लिया लेकिन मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया हो तो राष्ट्रपति की अपेक्षा किए जाने पर वह उसे मंत्रिपरिषद के समक्ष विचार हेतु रखेगा। बिल्कुल रखेगा, बिल्कुल राइट बात है। वह मंत्रिपरिषद के निर्णयों की गोपनीयता को सुनिश्चित करेगा। ये आपके निर्णय नहीं है, आपका कर्तव्य नहीं है आपका प्रधानमंत्री का। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा कर्तव्य नहीं है, ऑप्शन नंबर 4 नहीं है, मंत्रिपरिषद के निर्णयों की गोपनीयता को सुनिश्चित करेगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 18 क्या आता है आपका। निम्न में से कौन से संसद सदस्य प्रधानमंत्री की शपथ लेने के दौरान राज्यसभा सदस्य थे। देखो राज्यसभा सदस्य थे, अभी हमने बताया। ये तो इंदिरा गांधी थी जो आपकी राज्यसभा सदस्य थी, ठीक है। मनमोहन सिंह थे आपके असम के राज्यसभा सदस्य थे। इंदिरा कुमार गुजराल आपके राज्यसभा सदस्य थे। तो यहाँ पर देखो विश्व प्रताप सिंह, वीपी सिंह नहीं थे। लाल बहादुर शास्त्री भी फिर बने थे आपके। एस टी देवेगौड़ा भी आपकी फिर बने थे। पहले प्रधानमंत्री बन गए थे, फिर राज्यसभा की सदस्य ग्रहण की थी। मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया आपको। तो 3, 4, 5 देखो कौन से में आपकी 3, 4, 5। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर होगा 18वां का। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 2 इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह और इंदिरा कुमार गुजराल। बाकी इन तीनों के बारे में बता दिया, देवेगौड़ा के बारे में आपको बता दिया गया। नेक्स्ट देखो लाल बहादुर शास्त्री याद आते हैं, जय जवान जय किसान का नारा याद आता है, ताशकंद समझौता याद आता है, ये भी याद कर लेना। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 19। प्रधानमंत्री सहित प्रत्येक मंत्री को पद ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति द्वारा निम्न किस प्रकार की शपथ दिलाई जाती है। प्रधानमंत्री का जो सहित प्रत्येक मंत्री है पद ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति द्वारा निम्न में से किस प्रकार की शपथ दिलाई जाती है। पद के प्रति शपथ दिलाई जाती है, बिल्कुल राइट। संविधान की रक्षा के लिए नहीं करवाई जाती, गोपनीयता के साथ शपथ करवाई जाती है। उचित कोट तो 1 और 3 देखो आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। देखो सांसद होते हैं आपके प्रधानमंत्री, इनका उल्लेख किस अनुच्छेद की, तो शपथ का प्रावधान कौन से अनुच्छेद के उल्लेख है इसका, अनुच्छेद आपके 76 4 के में उल्लेख आपके प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के शपथ का उल्लेख किस अनुसूचित सूची के तहत लेते हैं, अनुसूची आपकी 3 के तहत लेते हैं। पहले आपके जो मंत्रिपरिषद और ये सदस्य थे इनको आपके संविधान में नहीं थी, फिर इनको 16 संविधान संशोधन के अनुसार इनको अनुसूची 3 के अंदर जोड़ा गया था। अनुसूची 3 के तहत ये शपथ लेंगे। इसका जो 16 संविधान संशोधन हुआ था आपका उसमें जोड़ा गया था अनुसूची 3 में, ठीक है। और इनका उल्लेख आपके अनुच्छेद 76 4 के अंदर। और किसकी लेते हैं, पद की प्रति शपथ और गोपनीयता की शपथ। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 1 और 3। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। सत्य कथन की पहचान करनी है। सत्य कथन कौन सा आपका, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, बिल्कुल राइट बात है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। किसमें वर्णन आपका, अनुच्छेद 75 3 में। किसमें आपका, अनुच्छेद 75 3 में। मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की अधिकतम संख्या लोकसभा की संख्या का 15% से अधिक नहीं होगी। तो मंत्रिमंडल नहीं आना चाहिए, वहाँ पर क्या आना चाहिए आपका, मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की अधिकतम संख्या लोकसभा की सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। ये किस संविधान संशोधन में उल्लेख किया गया था आपका, 91वां संविधान संशोधन 2003। 91वां संविधान संशोधन 2003 की बात है। इसमें क्या गया था, मंत्रिपरिषद की कुल सदस्यों की संख्या प्रधानमंत्री सहित 15% से अधिक नहीं होगी। और जो होगी और इसमें जनगणना का आधार कौन सा ले गया था, जनगणना का आधार लिया गया था 1971। और अब जब 2026 में आपकी सीटें बढ़ेगी 2026 में, तब जनगणना का आधार कौन सा होगा आपका, 2001 जनगणना का आधार होगा। तो इसमें देखो दूसरा कथन बिल्कुल गलत है आपका। और मैं सत्य पूछा तो केवल एक सत्य, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 20 का। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। असत्य कथन वाले विकल्प का चयन कीजिए। असत्य कथन वाले विकल्प का हमें चयन करना है। मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह को न्यायालय में प्रसंगत नहीं किया जाता, बिल्कुल राइट बात है। न्यायालय में प्रसंगत नहीं किया जाता। किस अनुच्छेद के तहत, आपके अनुच्छेद 76 2 में उल्लेख है इसका। अनुच्छेद 76 2 की बात कर रहे हैं यहाँ पर। कोई भी मंत्री दल बदल करे तो वह मंत्री पद के लिए नियुक्त हो जाता है। ये भी आपका बिल्कुल सत्य कथन है। मंत्री बदल के लिए क्या हो जाता है, सत्य कथन है। इसमें क्या होता है, जो आपका मनोनीत सदस्य हैं, यदि मनोनीत सदस्य जो आपकी जो मनोनीत की तिथि तय की गई है
उससे पहले कोई सदस्य ग्रहण कर लेता है किसी दल का, तब वो आपके पद से नहीं होता है, ठीक है, पद से निरहित नहीं होता है वो, उस चीज़ का याद करना। तो यहाँ पर दोनों सत्य कथन है, आपको दोनों सत्य कथन है। तो यहाँ पर क्या पूछा है, असत्य कथन, तो न तो असत्य है, एक सत्य है, न दो सत्य है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 21 में आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। दल बदल का देखो प्रावधान आया था आपका 52वां संविधान संशोधन 1985 राजीव गांधी के समय, और कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी, आपकी अनुसूची जोड़ी गई थी उसमें, अनुसूची 10, ठीक है, और उसमें प्रावधान किया गया था 52वें संविधान संशोधन 1/3 सदस्य यदि कोई दल की बदलना चाहिए तो बदल सकता है, लेकिन फिर आपकी 91वां संविधान संशोधन 2003 के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी के समय कितनी कर दी गई, ये संख्या बढ़ाकर 2/3 कर दी गई, और किसका सचेतक का पद विसर्जित किया गया था, किस संविधान संशोधन के द्वारा, 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा। तो यहाँ पर दोनों सत्य कथन है, जो आपके सत्य कथन है, असत्य कथन को सब नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। किस अनुच्छेद में प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच कड़ी के रूप में देखा जाता है, यानी प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच की कड़ी के रूप में देखा जाता है। अभी देखा था हमें प्रधानमंत्री कर्तव्य, क्या देखे थे हमें, प्रधानमंत्री कर्तव्य, अनुच्छेद 78। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अनुच्छेद 74 में क्या है, राष्ट्रपति की सहायता की सलाह की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद होगी, जिसका मुखिया कौन होगा, आपका प्रधानमंत्री होगा। अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 75 में आपकी मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री का उल्लेख है, अनुच्छेद 75 के अंदर, ठीक है। अनुच्छेद 77 में अनुच्छेद 77 क्या है, आपके भारत के सभी जो कार्य है, आपके भारत के सभी कार्य या भारत के सभी कार्यपालिका की जो कार्रवाई है, कार्यपालिका की कार्रवाई वो किसके नाम पर सर्जित होगी, अभी राष्ट्रपति के नाम से जारी होगी, राष्ट्रपति के नाम से मानी जाएगी, मानी जाएगी। यह आपके अनुच्छेद 77 में लेके, अनुच्छेद 74 देख लिया हमने, अनुच्छेद 75 देख लिया, और अनुच्छेद 78 करते हुए आएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23 क्या आपका, सत्य विकल्प के में चयन करना है। प्रधानमंत्री सदैव लोकसभा का सदस्य होता है, प्रधानमंत्री सदैव लोकसभा का नेता होता है, प्रधानमंत्री सदैव लोकसभा में दल का नेता होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, संविधान में प्रधानमंत्री का किस रूप में उल्लेख किया गया, प्रधानमंत्री शब्द का उल्लेख किस रूप में किया गया, लोकसभा में नेता के रूप में नहीं, लोकसभा में बहुमत दल के रूप में नहीं, मंत्रिपरिषद के मुखिया के रूप में, बिल्कुल राइट, मैंने अभी बार बार बताया आपको। अनुच्छेद 74 में उल्लेख है, अनुच्छेद 74 में क्या आपका कि राष्ट्रपति की सलाह और सहायता के लिए एक सलाह और सहायता के लिए मंत्रिपरिषद होगी, जिसका मुखिया कौन होगा, आपका प्रधानमंत्री होगा। तो मुखिया के रूप में इसका उल्लेख किया गया आपके प्रधानमंत्री का। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 74 की बात कर रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से विश्व भारती विश्वविद्यालय कुलपति कौन होता है, आपका भारत का राष्ट्रपति नहीं, राष्ट्रपति क्या होता है, आपका केंद्रीय विश्वविद्यालय का कुलपति होता है। भारत का प्रधानमंत्री होता है, जो आपका रविंद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय, उसी का नाम है विश्व भारती, रविंद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय। तो इसका कौन होता है, आपका कुलपति आपका भारत का प्रधानमंत्री होता है, आपका इसी रविंद्रनाथ टैगोर का नाम है आपका विश्व भारती विश्वविद्यालय, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है, हो जाएगा 25 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, ये आपके मैथ के क्वेश्चन आ गया। तो देखिए अब 26 का क्वेश्चन क्या आपका, किसी ठोस लंबवर्तीय बेलन की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर, ये बेलन लीजिए, ये अपना बेलन है, ठोस लंबवर्तीय बेलन है आपका, ये अपना बेलन है, इसकी ऊंचाई दे रखी है हमें 15 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक कितनी दे रखी है हमें 15 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है। यदि उसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, आपका बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वो कितना होता है आपका, वो होता है आपका 2πr/h, क्या होता है आपका 2πr/h होता है, ठीक है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का 4 गुना, यानी इसका 4 गुना, इसका 4 गुना, ठीक है। इसके आधारों का क्षेत्रफल, आधार कौन से इसके, ये वाले नीचे वाले दो क्या बन रहे हैं आपके आधार, आधार एक वर्त बनता है, एक वर्त का क्षेत्रफल कितना होता है आपका πr², तो दोनों वर्तों का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा आपका 2πr, यानी इसके आधारों का योग पूछा, यानी उसके आधारों के क्षेत्रफलों का योग, तो आधारों के क्षेत्रफलों का योग कितना हो जाएगा आपका, क्षेत्रफल का योग कितना हो जाएगा आपका 2πr², 2πr², इस 2πr² का कितना दे रखा हमें 6 गुने के बराबर है, यानी इसके 6 गुने के बराबर है, ठीक है, यानी ये दोनों बराबर है, तो इन दोनों को बराबर कर दो, तो क्या जाए आपका देखो 4 2πr/h बराबर क्या जाए आपका 6 2πr², यह बराबर आपका, तो यहाँ से देखो 2π से 2π कैंसिल हो जाएगा आपका,
एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या बचा आपका 4h बराबर 6r। और h का मान कितना, ये रही अपनी ऊंचाई, h बराबर 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम त्रिज्या निकाल लेंगे, तो h का मान कितना हो जाएगा आपका 6 × 15 बराबर 6r। तो r बराबर क्या हो जाएगा आपका 4 × 15/6। 3 के भाग से जाना, 3 × 15, 3 दूनी 6, 2 से काटेंगे तो 3 दूनी 6, तो 5 दूनी 10 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी है आपकी 10 सेंटीमीटर आ गई। अब देखो हमें क्या निकालना है, बेलन का आयतन निकालना है। क्या निकालना है, बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है आपका, बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन कितना होता है आपका, आयतन होता है आपका πr²h। पाई का मान कितना होता है आपका, पाई को पाई रख लीजिए क्योंकि ऑप्शन में पाई दे रखा है, r², r कितना है आपका 10, तो 10 का स्क्वायर इंटू h, h कितना आपका 15। तो यहाँ से कितना हो जाएगा पाई, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 100 × 15। तो 100 को 15 से करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 1500 पाई। कितना आ जाएगा आपका 1500 पाई। तो आपका आंसर हो गया 1500 पाई। ऑप्शन देख लीजिए किसमें आपका 1500 पाई, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा 26 का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 27। यदि किसी बंद लंबवर्तीय बेलन, फिर से आपका बेलन आ गया, तो बेलन मान लो यहाँ पर कोई लंबवर्तीय बेलन आपका, ये आपका लंबवर्तीय बेलन हो गया। इसके आधार की त्रिज्या, यानी ये आपका आधार है कौन सा वर्त, इसकी त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक आर, आर बराबर कितना दे रखा है हमें 7 मीटर। आधार की त्रिज्या कितनी आपकी 7 मीटर दे रखी है। आधार का आयतन यानी बेलन का आयतन दे रखा है हमें, बेलन का आयतन दे रखा है आपका कितना दे रखा है हमें 462। तो बेलन का आयतन कितना होता है आपका, अभी हमने देखा था ऊपर निकला था बेलन का आयतन। बेलन का आयतन होता है आपका कितना होता है πr²h, और πr²h दे रखा है हमें कितना 462 मीटर क्यूब। ठीक है, जब पर्सन के साथ पर्सन को पकड़ोगे ना तो आराम से कर लोगे इसको। आर का मान अपने पास 7 मीटर है, तो हम किसका निकाल सकते हैं यहाँ से, एच का मान निकाल सकते हैं बिल्कुल आराम से। तो यहाँ से एच का मान निकालो, पाई का मान लेना हमें 22/7, आर का मान कितना दिया हुआ हमें 7, तो r² है तो 7 × 7 इंटू एच बराबर कितना हो जाएगा आपका 462। तो यहाँ से देखो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो एच बराबर कितना हो जाएगा आपका 462, और 22 × 7 गुणा में तो इधर की हो जाएंगे भाग में 22 × 7। इसमें देखें तो कितना हो जाएगा आपका 7 × 42, और कितना बचा आपके 3 वापस 4 बचेंगे 42, तो 7 × 42, और 22 का कितनी बार जाएगा 66 में 3 बार, 22 66 3 बार। तो एच बराबर कितना आ गया आपका 3 मीटर आ गया। कितना आ गया आपका 3 मीटर आ गया। हमें क्या पूछा है, बेलन का कुल वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है आपका, फॉर्मूला याद होना चाहिए आपका, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल सभी फॉर्मूलों पर टिकी हुई है आपका, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। यदि फॉर्मूले याद है आपका तो आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल। और ये क्षेत्रफल क्षेत्रमिति जो आपकी क्षेत्रमिति क्वेश्चन आपके फॉर्मूलों पर वैसी आती है, कोई 1-2 क्वेश्चन आपका टपा जाता है। आर्ट्स वाले स्टूडेंट के थोड़ी दिक्कत होती है इनकी, बाकी नहीं होते किसी की। तो क्या होता है आपका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है इसका 2πrh बराबर प्लस 2πr², दोनों आधारों का क्षेत्रफल। तो यहाँ से देखो इसमें क्या आ जाएगा आपका, यहाँ से 2πr कॉमन ले लेंगे, तो 2πr कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पर h, और प्लस यहाँ पर क्या बचेगा r। तो यहाँ से देखो 2 पाई का मान 22/7, r का मान कितना दिया हमें 7, इंटू h, h का मान कितना है आपके पास 3 मीटर यानी 3, प्लस r का मान कितना आपका 7। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा आपका 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 22×2 44 हो जाएगा, इंटू 7 प्लस 3 कितना हो जाएगा आपके 10, 44 को 10 से करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 410 मीटर स्क्वायर। देखो आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आएगा आपका मीटर स्क्वायर आएगा, क्योंकि सभी मीटर मान दिए हुए तो मीटर स्क्वायर 440 मीटर स्क्वायर किस में आ जाएगा, ऑप्शन देखो आपका 440। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा 27 का। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। एक धातु से बने 2 मीटर ऊंचाई वाले लंबवर्तीय बेलन, फिर से आपका लंबवर्तीय बेलन आया आपका, ये आपका लंबवर्तीय बेलन हो गया। तीनों क्वेश्चन आपके लंबवर्तीय बेलन के दे दिए। ठीक है, धातु के बने 2 मीटर ऊंचाई, यानी इसकी 2 मीटर ऊंचाई दे रखी है हमें, 2 मीटर ऊंचाई। लंबवर्तीय बेलन के आकार के पात्र के आधार की त्रिज्या दे रखी है हमें, इस आधार की त्रिज्या कितनी दे रखी है, r बराबर दे रखी है 35 सेंटीमीटर। तो इस 35 सेंटीमीटर दे रखी है, तो ऊंचाई को भी सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। तो 2 मीटर है तो इसको कितने सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे 100 से गुणा, तो कितना आ जाएगा आपका 200 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी आ जाएगी 200 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो आयतन निकालना हमें, पात्र की धारिता लीटर में निकालनी,
तो आपके इस पात्र जो बेलन है इसका आयतन निकालो। तो बेलन का आयतन कितना होता है आपका, बेलन का आयतन होता है आपका पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का मान 22/7। त्रिज्या कितनी दी हुई है हमें 35, आर स्क्वायर है तो 35 × 35। ऊंचाई कितनी आ गई आपकी 200, 200 आ गई। यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा 7×5 = 35, 7×5 = 35। यहाँ से देखो 22 को इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 है 11, 110 और 35 दूना कितना होता है आपका 70। यहाँ पर देखो कितना आ जाएगा आपका 4 0 आ जाएंगे ऐसे ऐसे, 7 को करेंगे 7 और 7, यह आ गया आपके पास आयतन सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें किस में निकालना है, देखो आपका लीटर में निकालना है। किस में निकालना है आपका लीटर में। लीटर में निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें सेंटीमीटर को लीटर में चेंज करके 1000 का भाग दे देंगे। ठीक है, लीटर में निकालना है हमें, तो क्या करेंगे हम, जो 7,17,000 है उसमें आपका कितने भाग दे देंगे, 1000 का भाग दे देंगे। तो 1000 का भाग देंगे ए बिंदु से ए बिंदु की, ए बिंदु से एक बिंदु की, एक बिंदु से ए बिंदु, कितना आ जाएगा आपका 770 लीटर। कितना आयतन आ जाएगा आपका 770 लीटर आयतन आ जाएगा। ऑप्शन में देखो 770 किसमें आपका, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा 28 का। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 29। R1 तथा R2 त्रिज्या वाले समान ऊंचाई के दो बेलनों के आयतनों का अनुपात है। देखो आयतनों का अनुपात पूछा है और दो बेलनों का, यदि आपको बेलन का आयतन का पता है तो आराम से कर सकते हैं। बेलन का आयतन कितना होता है आपका, आज तीनों चार क्वेश्चन आपके आयतन के पूछे गए थे बेलन के संबंधित। बेलन का आयतन होता है आपका पाई आर स्क्वायर एच। तो पहला बेलन मान लो बेलन फर्स्ट, इसका क्या हो जाएगा, त्रिज्या R1 हो जाएगी और देखो समान ऊंचाई यानी एच क्या दे रखा दोनों का, H1 बराबर दे रखा H2, यानी दोनों की ऊंचाई क्या दे रखी है बराबर। इस चीज़ को ध्यान रखना आप, समान ऊंचाई। तो एच कितना आपका एच ही है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, पहले बेलन का आयतन कितना हो जाएगा आपका पाई R1 स्क्वायर एच। ठीक है, दूसरे बेलन का आयतन क्या हो जाएगा आपका, आर की जगह क्या आ जाएगा आपका R2 आ जाएगा, बाकी ऊंचाई समान है तो क्या आ जाएगा पाई R2 स्क्वायर एच। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, एच से एच कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। यदि आपको फॉर्मूला याद है तो आसानी कर सकते हो आप इसको। तो R1 स्क्वायर अनुपात क्या हो जाएगा आपका R2 स्क्वायर, फॉर्मूले बेस था। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा 29 का। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। दो लंबवर्तीय बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात दे रखा है। देखो त्रिज्याओं का अनुपात कितना दे रखा है, बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात, त्रिज्याओं का अनुपात R1 अनुपात दे रखा है हमें 2:3। कितना दे रखा है हमें 2:3, 2:3। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो R1 बराबर 2, R2 बराबर 3, इन चीज़ों को याद रखना। और क्या दे रखा है हमें, ऊंचाइयों का अनुपात, बेलन की ऊंचाइयों का अनुपात, ऊंचाइयों का अनुपात, ऊंचाई का अनुपात क्या हो जाएगा H1 अनुपात H2। कितना दे रखा है हमें 5:4। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो H1 बराबर 5 और H2 बराबर 4। ठीक है, तो वक्र दोनों बेलनों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतनों का अनुपात क्रमशः है, यह बताना है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है आपका बेलन का, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इधर तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो दोनों बेलनों का क्षेत्रफल। तो दोनों बेलनों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है आपका, वो होता है आपका 2πRH। तो 2πR1H या R 2πRH होता है। तो फर्स्ट का देखो क्या हो जाएगा आपका 2πR1H1 अपॉन क्या हो जाएगा आपका 2πR2H2। ठीक है, और यहाँ से देखो क्या हो जाएगा आपका 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आपका पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। R1 कितना है आपका, ये R1 2, H1 कितना है आपका 5, R2 कितना आपका 3, H2 कितना आपका 4। तो यहाँ से देखो क्या जाएगा 2 से 4 कट जाएगा 2। तो यहाँ से क्या है आपका 5:3:6। तो यहाँ पर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है आपका 5:6 आ गया, 5:6। तो ऑप्शन देखो 5:6 किसमें आपके 5:6 दे रखा है आपका ऑप्शन नंबर 4। तो पहले से निकाल सकते हो, दूसरे निकालने की जरूरत नहीं है। 5:6 आ गया। अब देखो हमें तो दोनों निकालने, आयतनों का अनुपात। तो आयतन का क्षेत्रफल क्या होता है आपका, बेलन का आयतन क्या होता है आपका, यहाँ पर निकालो बेलन का आयतन क्या होता है आपका, सूत्र बार बार लिख रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। पाई आर स्क्वायर एच होता है, बहुत बार लिख दिया आज तो इसको। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका पहले बेलन का आयतन पाई R1 स्क्वायर H1, दूसरे बेलन का आयतन पाई R2 स्क्वायर H2। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। R1 स्क्वायर, R1 कितना आपका 2, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 4, H1 कितना आपका 5। ठीक है, R2 कितना आपका 3, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 9,
H2 कितना आपका 4, ठीक है, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। तो आयतनों का अनुपात कितना है आपका 5:9, और आपके पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है आपका 5:6। तो देखो आपका आयतनों का अनुपात क्रम से दे रखा है 5:9 आ गया, ठीक है। सारा फॉर्मूला बेस पर था, पूरे फॉर्मूले याद है तो आपको इनको आसानी से कर सकते हो। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 31 देखिए आप। 31 दे रखा था हमें 343 सेंटीमीटर क्यूब आयतन के दो घनों का को किनारों को जोड़कर घनाभ बनाया जाता है। यानी एक घन है उसके जो भुजा है उसको जोड़कर क्या बनाया जाता है, आपका घनाभ बनाया जाता है। तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। तो देखो घन का आयतन क्या होता है आपका, घन का आयतन, तो घन का आयतन होता है आपका भुजा क्यूब। क्या होता है आपका भुजा क्यूब, भुजा क्यूब होता है। और भुजा क्यूब दे रखा है हमें कितना 343 सेंटीमीटर क्यूब, कितना दे रखा है हमें 343 सेंटीमीटर क्यूब। यानी मैं इसको ए मान लेता हूँ, यानी एक क्यूब मान लेता हूँ भुजा, एक क्यूब कितना दे रखा है हमें 343। एक का मान कितना हो जाएगा 343 की पावर हो जाएगी 1/3। 343 किसका क्यूब होता है आपका 7 का क्यूब होता है। तो 7 की पावर 3 बटा 1/3, 3 से 3 कैंसिल। तो भुजा कितनी आ गई आपकी 7, भुजा कितनी आ गई आपकी 7 सेंटीमीटर आ गई। अब क्या बना रहा है देखो आपका घनाभ बना रहा है। तो घनाभ कैसे बन रहा है आपका, दोनों घनों को जोड़कर, यानी एक की भुजा 7 मीटर है तो दूसरी भुजा कितनी हो गई अभी 7 मीटर है। तो लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई तो हो जाएगी अभी, दो घनों को जोड़ेंगे तो 7 + 7 बराबर 14 सेंटीमीटर। तो लंबाई तो 14 सेंटीमीटर होगी। ऊंचाई कितनी हो जाएगी आपकी, ऊंचाई ऊंचाई तो वही 7 सेंटीमीटर रहेगी, 7 सेंटीमीटर। और आपकी चौड़ाई भी कितनी रहेगी, चौड़ाई भी आपकी 7 सेंटीमीटर रहेगी, 7 सेंटीमीटर। हमें क्या निकाला, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना था हमें। तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है आपका, घनाभ का कुल क्षेत्रफल होता है आपका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 गुणा लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई, ये होता है आपका। 2 गुणा लंबाई कितनी आ गई आपके पास 14 सेंटीमीटर, 14 इंटू चौड़ाई कितनी है आपकी 7 सेंटीमीटर प्लस 7 इंटू ऊंचाई कितनी है आपकी 7, 7 प्लस ऊंचाई कितनी है आपकी 7 और लंबाई कितनी है आपकी 14। तो यहाँ पर देखो 2 गुणा 14 संख्या कितना होता है आपका 98, 14 संख्या 98 प्लस 7 7 कितना होता है आपका 49 और 14 संख्या 98। तो इनको जोड़ो, 2 गुणा देखो 8 9 17, 17 8 25 को 500, हालांकि 2 9 2 11, 11 4 15, 15 9 24, 245। और इसको 245 को 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा आपका 5 दूनी 10, 4 दूनी 8 9 और 2 दूनी 4, 490 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगर आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ जाएगा आपका 490 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो 400 मीटर किसमें दे रखा है आपका 490, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी ऑप्शन नंबर 4, 400 मीटर 490 सेंटीमीटर क्यूब किसमें आता है आपका, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा इसका 31 का। 490 आया था ना, हाँ 490। तो 31 का आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 32। एक घनाभ की सभी किनारों का योग 80 सेंटीमीटर, घनाभ है, घनाभ के किनारों का योग दे रखा है 80 सेंटीमीटर, यानी किनारों का योग कितना दे रखा है हमें, किनारों का योग दे रखा है हमें 80 सेंटीमीटर। चलो 80 सेंटीमीटर हो गया। विकिरण दे रखा है कितना, विकिरण कितना दे रखा है हमें 6√6 सेंटीमीटर, विकिरण दे रखा है हमें 6√6 सेंटीमीटर। चलो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल याद करना है। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हम जानते हैं 2 गुणा लंबाई इंटू चौड़ाई, चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ऊंचाई इंटू लंबाई, ये होता है आपका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का अभी देखा था हमने पिछला क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखो पहले तो आयाम देखो योग कितना दे रखा है 80, तो आपकी घनाभ की आयाम क्या कितना हो जाएगा, आयाम का योग कितना होता है आपका, यानी भुजाओं का योग, आयामों का योग होता है आपका कितना होता है आपका 4 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई बराबर कितना दे रखा है किनारों का योग, यानी लंबाई आयामों का योग कितना दे रखा है 80 सेंटीमीटर। तो लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई कितना हो जाएगा आपका 80/4 यानी कि 20। इसको समीकरण नंबर 1 मान लो, ठीक है। घनाभ का विकिरण क्या होता है आपका, घनाभ का विकिरण, घनाभ का विकिरण होता है आपका रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर, ये दे रखा है हमें कितना 6√6 सेंटीमीटर, 6√6 सेंटीमीटर। इसका वर्ग करो, वर्ग करने पर इधर तो देखो आपका स्क्वायर हट जाएगा, तो क्या जाएगा L² प्लस B² प्लस H², यानी लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे 6 का स्क्वायर 36 इंटू 6, रूट का करेंगे तो कितना हो जाएगा 6, तो 36 को 6 से करेंगे कितना आ जाएगा आपका 6 का क्यूब, यानी कितना होता है आपका 216, 216। इसको समीकरण नंबर 2 मान लो। हमें क्या निकालना है, हमें क्वेश्चन क्या पूछा था हमें
संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल याद करना था। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है आपका, अभी हमने पिछला क्वेश्चन लिखा था, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकाला था। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है आपका, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है आपका घनाभ का 2 गुना लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। ये निकालना है। तो हमें पास देखो ये रहा एक, तो ये रहा, तो हमें एक फॉर्मूला जानते हैं कौन सा आपका, लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है आपका एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस क्या होता है आपका 2 गुना लंबाई चौड़ाई प्लस चौड़ाई ऊंचाई प्लस ऊंचाई लंबाई। ठीक है, ये होता है। तो ये तो हमें निकालना है, इसका मान है ये हमारे पास, इसका मान है ये हमारे पास। तो यहाँ पर देखो इसका मान कितना आपका, समीकरण नंबर 1 से देखो इसका मान लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई, ये रहा आपके पास कितना है आपका 20। तो यहाँ से कितना आ जाए आपका 20 का स्क्वायर बराबर आपका ये आया था आपका एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर कितना है आपका 216 प्लस ये हमें निकालना ही है। यहाँ पर देखो कुछ दोस्त यहाँ पर गलती कर देते, क्या कर देते देखो 20 का स्क्वायर 400 बराबर कितना है आपका 216 प्लस 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई सॉरी ऊंचाई ऊंचाई लंबाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। तो यहाँ पर देखो 400 इधर प्लस का इधर जाके माइनस करेंगे तो 400 माइनस 216, यह आपकी क्या हो जाएगा 2 गुना लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। ये आपका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है घनाभ का। 400 में 216 जाएंगे तो कितना बचेगा आपका, 10 में से 6 गया तो 4, 9 में से 1 गया तो 8 और 3 में से 1 गया तो 2 गया तो 184 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 गुना लंबाई चौड़ाई ऊंचाई प्लस ऊंचाई लंबाई। यहाँ पर देखो क्या करते हैं, आपका आंसर तो क्या हो गया आपका, ये पूछा था हमें घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ये होता है और इसके बराबर क्या है आपका 184 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर क्या करते हैं ऑप्शन में, कुछ दोस्त इसका 2 का भी भाग देते थे, ये 2 इसके साथ ही होता है तब ये पूरा फॉर्मूला होता है राइट। ठीक है, इस चीज़ का याद रखना। तो यहाँ पर 184 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा आपका। तो 184 सेंटीमीटर स्क्वायर कौन से में आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा 32 का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 33। एक नापाकार गोदाम जिसकी माप दे रखी है 60 मीटर 40 मीटर 30 मीटर, तो घनाभाकार गोदाम का आयतन कितना हो जाए आपका, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। गोदाम में इसका आयतन कितना हो जाए आपका, आयतन देखो भुजाएं दे रखी तो भुजाओं का गुणा ही होता है आपका, क्या होता है आपका लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, यानी 60 गुणा 40 गुणा 30। तो यहाँ से कितना होगा आपका 60 गुणा 4 × 12 यानी 1200। इसको करेंगे तो कितना आएगा आपका 0 0 0 5 छिकानी 72। तो कितना है आपके पास 72,000 आ गया पास आपका आयतन, और किसमें दे रखा है मीटर यानी मीटर क्यूब। आप देखो कितना दे रखे, एक घनाकार डिब्बे रखे जा सकते हैं, अंदर कितने घनाकार डिब्बे रखे, एक डिब्बे का आयतन दे रखा है। तो एक डिब्बे का आयतन कितना दे रखा है, एक डिब्बे का आयतन दे रखा है हमें 0.8 मीटर क्यूब। इस डिब्बे का आयतन का कुल आयतन में भाग दे देंगे तो पर कितने डिब्बे आएंगे उतनी की संख्या आ जाएगी। तो डिब्बों की संख्या निकालनी है। तो डिब्बों की संख्या कुल आयतन कितना आपका 72,000, डिब्बों का आयतन कितना आपका 0.8। तो यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 0 आ जाएगा, यहाँ पर कितना जाएगा 8 9 72। तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 90,000। कितने डिब्बे आ जाएंगे टोटल 90,000 डिब्बे आ जाएंगे इस गोदाम के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा 33 का। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। 34 क्या आपका देखो विमाओं का आयतन, विमाएं दे रखी है हमें 5.5 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 10.5 सेंटीमीटर वाला एक घनाभ दे रखा है। तो घनाभ का आयतन निकालो, यहाँ पर घनाभ दे रखा है, घनाभ की 3 लंबाई चौड़ाई इंटू ऊंचाई दे रखी है। तो घनाभ का आयतन कितना होता है आपका लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, और तीनों दे रखे हमें 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5। तो यहाँ से कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा देखो पॉइंट हटाएंगे तो 55/10 इंटू 10, और ये कितना आ जाएगा पॉइंट हटा देंगे 35/10। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, हम काटेंगे हम भाई 5 से काटेंगे तो 11, 5 1 5 5 1 10 को काटेंगे 2, 11 को 35 से करेंगे तो 11 5 55, 5 11 33 से 3 38, 38/2 आ जाएगा। 385 में 2 का भाग जाएंगे कितने बचेगा 2 एकम 2 18, 2 9 18 और 5 में 2 दूनी 4, और इन पॉइंट आ जाएगा एक आएगा तो 5, 192.5 सेंटीमीटर क्यूब आ गया घनाभ का आयतन आपका। ठीक है, आप देखो यदि हमें घनाभ की एक देखो क्या दे रखा है हमें
7.5 सेंटीमीटर व्यास और 2 मिलीमीटर मोटाई वाली चांदी की सिक्की। यानी व्यास और मोटाई दे रखी है तो किसकी बात कर रहा है, आपका बेलन की बात कर रहा है। व्यास और मोटाई दे रखी है तो हमें याद करना है, हमें बेलन की बात करें। तो व्यास कितना है आपका बेलन का, 1.75 सेंटीमीटर व्यास, ठीक है। और मोटाई कितनी दे रखी है हमें, मोटाई दे रखी है हमें 2 मिलीमीटर, और 2 मिलीमीटर को हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो कितना आएगा आपका, 10 का भाग दे दो इसमें, सेंटीमीटर आ जाएगा, 2/10। तो यहाँ पर देखो हमें क्या निकालना है, सिक्के का आयतन कितना हो जाएगा, यानी बेलन का आयतन, बेलन का आयतन कितना हो जाएगा, बेलन का आयतन हो जाएगा आपका πr²h। तो यहाँ पर पाई का मान कितना हो जाएगा, 22/7। आर देखो कितना आएगा, व्यास देखो हमें देर का 1.75, तो व्यास आधा क्या होता है, त्रिज्या, व्यास के आधा क्या होता है आपका, त्रिज्या, त्रिज्या बराबर कितना हो जाएगा, व्यास बटा 2, यानी 1.75/2। तो कितना हो जाएगा आपका 1.75/2 इंटू 1.75/2, और एच कितना है आपका 2/10, ठीक है। यहाँ से देखो ये कितना आ जाएगा आपका 2 बिंदु, यहाँ से कितना बिंदु आ जाएगा आपका 2 बिंदु, ठीक है, ताकि पॉइंट में दिक्कत ना हो काटने में। इसको काटेंगे हम, तो देखो आप इसको काटते हैं हम, 5 से काटे तो कितना आ जाएगा, 5 3 15, 3 2 5 बटेगा 7 5 35, तो 35 बार गया तो इसमें 5 के अंदर 40 बार। तो यहाँ पर देखो 7 से बार की जगह 7 5 35, ये कैंसिल हो जाएगा 5 बार, 5 से कटेगा तो ये कितने बार आएगा आपका, 4 5 20, 4 बार, ठीक है। यहाँ से काटेंगे तो कितने बार आ जाएगा आपका, 2 का 20 बार, ठीक है 20, इस 2 से इसको काट देंगे कितने बार आ जाएगा आपका, 11 बार। तो यहाँ से कितना है आपका, देखो 10 आ गया आपके पास यहाँ पर, और बाकी यहाँ पर इसको काटते हैं वापस कितने बार आएगा, 7 5 से काटे तो कितने बार आएगा, 5 3 15, और 25 आएगा तो 25 से 5 बार, इसको काट दो 2 बार, 2 आ गया। अब तो कौन सा कटेगा हम नहीं, तो यहाँ से क्या है आपका 11 इंटू 35 अपॉन, यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 40 इंटू 10 इंटू 2, तो यहाँ से कितना आया 11 इंटू 35 बटा ये कितना हो जाएगा आपका 400 इंटू 2। अब तो इसका भाग देना था हमें किसमें, इसके अंदर, तो इसके अंदर भाग देंगे हम, तो आपकी कुल आयतन आ जाएगा आपका, तो भाग दे दो अपना, तो कितना आया था वो आपका 192.5 था ना, इसमें भाग देना था हमें 11 इंटू 35 बट्टे में आएगा आपका 400 इंटू 2, ये बट्टे में तो ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 192.5 बटा 11 इंटू 35, ये ऊपर आ गया तो कितना आ जाएगा 400 इंटू 2, तो इसके बिंदु हो जाएंगे 0 आ जाएगा यहाँ पर, 35 है यहाँ पर, तो इंटू 10 आ जाएगा। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था ये, और थोड़ा कैलकुलेटिव भी था आपका। तो यहाँ पर कितना था आपका 11 इंटू 35, और यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 10, और यहाँ से देखो ये पूरा कट जाएगा आपका, 2 से कितने बार आ जाएगा 5 बार, यहाँ से काटो इसको, तो इसको गुणा कर लो एक बार 35 को, तो इस पूरे से क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा आपका, और यहाँ पर कितना बचेगा आपका 400 बचेगा, ये वाला 400 बचेगा, तो आपका आंसर हो जाएगा आपका 400। तो ऑप्शन देखो क्या जाएगा आपका 400 किसमें, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर होगा इसका। यहाँ पर देखो यदि व्यास और मोटाई साथ में आ जाए ना, तो आपको वहाँ पर क्या मानना है, बेलन मानना है। इसमें बेलन दिया नहीं है देखो आपका, तो पता नहीं चलता, लेकिन आपका जो राइट क्वेश्चन है उसमें बेलन दिया हुआ है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 34 का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। 15 सेंटीमीटर भुजा वाले एक बड़े गन से 3 सेंटीमीटर भुजा वाले कुल कितने गन बनाए जा सकते हैं। तो बड़े गन का आयतन निकालो, फिर छोटे गन का आयतन का भाग दे दो, तो भाग आ जाएगा कुल। तो बड़े गन का आयतन कितना हो जाएगा, बड़े गन का आयतन कितना आ जाएगा, भुजा क्यूब, और भुजा कितनी देर की अभी 15, तो कितना आ जाएगा 15 का क्यूब आ जाएगा। छोटे गन का आयतन, छोटे गन का आयतन कितना आ जाएगा, ये आपको भुजा क्यूब होता है गन का आयतन, तो कितना आ जाएगा आपका 3 का क्यूब। और हमें कितना निकालनी, कुल कितने गन बनाए जा सकते हैं, कुल कितने गन, कुल कितने गन बनाए जा सकते हैं। तो बड़े गन में भाग दे दो, 15 इंटू 15 इंटू 15, 15 क्यूब को ऐसे लग सकते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3। छोटे गन का आयतन 15 में 3 बार जाएगा, 3 का भाग 15 कितने बार जाएगा 5 बार, 15 में 3 का भाग कितने बार जाएगा 5 बार। तो यहाँ से कितना है 5 5 5
5 का क्यूब, और 5 का क्यूब कितना होता है आपका 125 घन बनाए जा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर एक आपका राइट आंसर हो जाएगा 35 का। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर एक। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 36। एक छात्र के पास बिना ढक्कन वाला एक घनाकार टीन का डिब्बा। तो यहाँ पर देखो, इसको याद रखो, बिना ढक्कन वाला टीन का डिब्बा है वाला एक घनाकार टीन का डिब्बा है। कैसा है? घनाकार टीन का डिब्बा, यह में दिया हुआ है, जिसकी भुजा 45 सेंटीमीटर है। भुजा कितनी है आपकी? 45 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखो घन में कुल फलक कितने होते हैं आपके? घन में कुल फलक याद होनी चाहिए आपकी। घन में कुल फलक होते हैं आपके 6। लेकिन देखो बिना ढक्कन वाला है, कितना है? बिना ढक्कन वाला, तो कुल कितने फलक बचेंगे आपके? 5 ही बचेंगे। लेकिन ढक्कन नहीं है, ढक्कन नहीं है, तो कितना बचेगा आपके? अतः फलक कितने बचेंगे आपके? अतः फलक 5 बचेंगे। फलक 5 बचेंगे। तो देखो ए फलक का आयतन कितना, क्षेत्रफल कितना होता होगा? हमें आवश्यक कागज का क्षेत्रफल निकालना है, बाहरी पृष्ठ को रंगीन करना है आपका, यानी 5 फलकों को रंगीन करना है। तो देखो आपका एक फलक का क्षेत्रफल कितना हो जाए आपका? ए फलक का क्षेत्रफल, ए फलक का क्षेत्रफल हो जाएगा आपका भुजा स्क्वायर। कितना हो जाएगा? भुजा स्क्वायर। और भुजा कितनी दे रही है हमें? 45 सेंटीमीटर। तो हो जाएगा 45 का स्क्वायर, यानी 45 इंटू 45, और 45 को 45 से गुणा करो, याद कर लो यहाँ पर 45 इंटू 45, 25, 5 चौका 20 है 2 22, इंटू 4 पंजे 20, 4 चौ 16 2 18। तो यहाँ पर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 2 8 2 10 और 1 2, 2025 आ गया। कितना आएगा आपका? एक फलक का क्षेत्रफल 2025 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें कितना निकालना? 5 का, तो 5 से गुणा कर दो इसको, 5 फलकों का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा आपका? 5 गुणा 2025। तो यहाँ पर निकालेंगे 25 का 5, 5 दूनी 10 और 2 12, और 5 दूनी 10, तो कितना आ गया आपका? 10,125 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका राइट आंसर। तो देखो आपका 10,125 सेंटीमीटर स्क्वायर किसमें आ रहा है आपका? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा 36 का। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 37। यदि शंकु के आधार का अर्धव्यास, अर्धव्यास का मतलब कि आपकी त्रिज्या होती है। ये अपना शंकु है, इसको समझो, देखो आराम से, ये शंकु है, इसके आधार, आधार कौन सा आपका? ये वर्त, वर्ती है इसका आधार, ये इसका आधार है। इसका अर्धव्यास, अर्धव्यास यानी ये पूरा तो व्यास होता है यहाँ से यहाँ तक, यानी यहाँ तक क्या हो गया आपका? अर्धव्यास। तो अर्धव्यास का मतलब क्या है आपका? त्रिज्या आर। दोगुना कर दिया जाए तो उसकी ऊंचाई में परिवर्तन नहीं किया जाए, उसकी ऊंचाई है एच, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाए, तो नए शंकु का आयतन क्या हो? कुल आयतन कितना होगा? देखो पहले देखो आपको पुराने शंकु का आयतन, शंकु का आयतन कितना होता है आपका? शंकु का आयतन, आयतन होता है आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यह होता है। पहले आपकी आर आर थी, अब देखो नए शंकु का आयतन, नए शंकु का आयतन, नए शंकु का आयतन क्या हो जाएगा? आर कितनी हो जाएगी? अब आर को दुगुना कर रहा है, और एच क्या है आपका? एच एच ही है, तो कितना हो जाएगा आपका? 1/3 पाई 2r का स्क्वायर और एच। ठीक है, अब इन दोनों का अनुपात निकालना है। देखो नए शंकु को पहले लेना है और प्रारंभिक शंकु यानी पुराने शंकु को बाद में लेना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? नया शंकु क्या आपका? ये रहा, कितना आ गया? 1/3 पाई, ये कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 4 आर स्क्वायर एच बराबर कितना हो जाएगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ से तो क्या हो जाएगा? 1/3 से 1/3 चला जाएगा, पाई से पाई चला जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर चला जाएगा, एच से एच चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 4:1। तो 4:1 कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा 37 का। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 38। 9 मीटर ऊंचे शंकु के आकार के टेंट के आधार की परिधि 44 मीटर है, तो उसके अंदर वायु का आयतन, देखो ये आपका शंकु है, ये आपका शंकु है, इसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है हमें? 9 मीटर, यानी यहाँ से ऊंचाई दे रखी है हमें 9 मीटर एच, और इसके आधार की परिधि, यानी ये क्या आपका वर्त बन रहा है ना, इस वर्त की परिधि दे रखी है हमें, कितनी दे रखी है हमें? 44। तो आर निकालते हैं। वर्त की परिधि क्या होती है आपकी? वर्त की परिधि होती है आपकी 2πr, कितनी होती है आपकी? 2πr, और 2πr कितना दे रखा है हमें? 44 दे रखा है, तो 2 पाई का मान 22/7 ले लो, और इंटू आर बराबर कितना हो जाएगा आपका? 44। तो 22×44, 2 से 2 चला जाएगा, तो आर बराबर कितना है आपका? 7 सेंटीमीटर। आर बराबर क्या है आपका? 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई में 9 सेंटीमीटर आ गई, और हमें निकालना क्या आपको? आयतन निकालना है, शंकु का आयतन। तो देखो शंकु का आयतन क्या होता है आपका? अभी पिछला फॉर्मूला पढ़ा था हमें शंकु का आयतन,
शंकु का आयतन होता है आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई का मान 22/7। आर कितना है आपके पास, अभी आया नीचे निकल रहा था हमने, कितना है आपका 7 इंटू 7 एच कितना दिया हमें 9। तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 3 तिया 9 जगह। तो यहाँ से देखो क्या जगह 22 गुणा 7 21। ठीक है, 22 कम 22 2 22 दूना 44 44 सर 2 46। तो 662 सेंटीमीटर क्यूब। तो 662 से कौन सी में आ रहा है आपका घन की मीटर। देखो आपके मीटर में दे रखा है, मैंने सेंटीमीटर ले लिया, यहाँ पर मीटर ले लेना वापस। तो मीटर क्यूब आएगा 462 मीटर क्यूब। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा 38 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली धातु की गोली को पिघलाकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली और 6 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु का बनाए। तो गोले का आयतन निकालो पहले। गोले का आयतन कितना होता है आपका 4/3 पाई आर क्यूब। आर कितना दे रखा है हमें 9 सेंटीमीटर त्रिज्या, आर बराबर 9। तो यहाँ से निकालो 4/3 पाई का मान 22/7 और 9 का क्यूब आ जाएगा, यानी 9 इंटू 9 लिख लो एक बार क्योंकि काटना है हमें। तो यहाँ से देखो क्या जाए आपका 3 तिया 9 और पाए को पाए रख लो क्योंकि पाए आगे कट जाएगा वापस शंकु के में। तो एक बार पाए को पाए रख लो, 22/7 मत रखो, पाए को पाए रखते हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 9 9 81 और 4 12 पाई आ जाएगा आपके पास। तो इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा 12 एकम 12 2 पाई ऐसा कैसा 12 अंटे 96 2 97। तो 972 पाई आ जाएगा गोले का आयतन। ठीक है, अब देखो मैं निकालना शंकु, ये अपना शंकु है। ठीक है, देखो पिघला का 3 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो इसकी त्रिज्या थी आर, तो कितना देगी 3, ऊंचाई कितनी है आपके पास 6। तो शंकु का आयतन कितना हो जाए आपका, शंकु का आयतन होता है आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई को पाई रख लो, आर स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3 और एच कितना आपका 6। ये 3 से 3 चला जाएगा 36 18 पाई, कितना आ जाएगा आपका 18 पाई आ जाएगा। ठीक है, ये शंकु का आयतन आ गया। हमें क्या निकालना, कितने शंकु बनाए जा सकते हैं, ऊंचाई के कितने शंकु बनाए जा सकते हैं। यानी गोले के आयतन में यदि शंकु का भाग दे देंगे तो शंकु की संख्या आ जाएगी। तो यहाँ पर देखो शंकु की संख्या क्या आ जाएगी, कुल शंकु कितने बनाए जा सकते हैं। गोले का आयतन कितना है आपके पास 972 पाई, शंकु का आयतन कितना है आपका 18 पाई। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 900 देखो यहाँ पर भाग दो कितना जाएगा आपके पास, 18 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, काट लो एक बार 2 से 9 4 6 8। ठीक है, 8 दूनी 16 और 4 484 और 400। ठीक है, 9 का बाद दो 9 पंजे 45, कितना बचा आपका, गलती कर दी ना हमने, गलती क्या की यहाँ पर देखो 12 में 2 का बाद कितने बार जाएगा 6 बार, 406 से आएंगे। ठीक है, और 9 पंजे 45 3 6 9 4 36, तो 54 आ जाएंगे। कुल शंकु कितने बनेंगे आपके 54 शंकु बनेंगे। थोड़ा फास्ट करने के चक्कर में थोड़ा गलती हो गया, तो आपका आंसर हो जाएगा 54। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 40। एक अर्धगोले की त्रिज्या 4.5 सेंटीमीटर है, तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है आपका, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वो था आपका 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर। आर दे रखा है हमें 4.5 सेंटीमीटर, आर कितना दे रखा है हमें 4.5 सेंटीमीटर। यहाँ से 3 इंटू पाई का मान 22/7 आर यानी 4.5 यानी 4.5 इंटू 4.5। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो कितना आएगा आपका 10, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो कितना आएगा 10। तो यहाँ से काटो आप इसको, 5 से काटेंगे तो 9 पंजे 45 5 दूनी 10 22 को 11। यहाँ से कितना आ जाएगा 9 पंजे 45 और 9 5 से काटेंगे 2। तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका देखो 33 इंटू 81 बट्टा 7 19 14 और 33 इंटू 81 करेंगे तो कितना आएगा आपका 81 को 33 से गुणा करो कितना आएगा 3 8 24
243 इंटू 243 ही नीचे आएगा, 243, 3 4 3 7 6 और 26, तो कितना है आपका 2673 में भाग देना है हमें 14 का। तो 2673 में 14 का भाग देंगे तो कितना आएगा आपका 14 एकम 14, 14 में 28 यानी 14 एकम 14। तो बच्चे कितने आपके 6, तो ये बच गया 6, 12 127। तो 14 नंबर में कितना होता है आपका 14 नंबर में 126 होता है, 14 नंबर में 126। तो कितना बचेगा 1 और ताले 3, तो नहीं जा रहा तो 0 पॉइंट लगाओ। फिर कितना होगा आपका 3, तो कितना होगा आपका 30, 130, 130 में 14 नंबर 126 वापस आ जाएगा, तो 9, फिर आप ये बचेगा 14 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो क्या इतना आएगा 190.3 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर, किसमें आपका 190.93। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। ये आपके मैथ की क्वेश्चन कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 41, ये आपके करंट के क्वेश्चन आपके है ना। जनगणना 2011 के आधार पर देश में सर्वाधिक तथा न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाले राज्यों में क्रम से सही उचित क्रम बताना है। तो सर्वाधिक किसकी रही थी आपकी मेघालय की, और न्यूनतम किसकी रही थी आपकी नागालैंड की। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। मेघालय की सर्वाधिक रही थी, कितनी रही थी दशकीय वृद्धि दर 2011 की बात करें हम 2011 तो कितनी होगी 27.95% रही थी वृद्धि दर। और आपकी जो नागालैंड है इसकी न्यूनतम रही थी नागालैंड की रही थी -0.47%। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और नागालैंड की है जो कैसी रहती है आपकी नकारात्मक वृद्धि। ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है, नकारात्मक वृद्धि किस राज्य की रही है नागालैंड की, और सबसे न्यूनतम भी किसकी आपकी 10 की वृद्धि दर नागालैंड की 0.47%। ये आंकड़ा याद रखना भाई। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 42, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के कौन से जिलों में क्रमशः शहरी और ग्रामीण शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष सर्वाधिक है। कोटा उदयपुर नहीं, प्रतापगढ़ बारह नहीं, पाली भिलवाड़ा नहीं, नागौर और बांसवाड़ा। नागौर का शहरी लिंगानुपात सबसे ज़्यादा रहा है। नागौर का कितना रहा है शहरी लिंगानुपात 906, शहरी पूछ रहे हैं इसमें नागौर में तो। और बांसवाड़ा में आपका ग्रामीण सर्वाधिक रहा, बांसवाड़ा में ग्रामीण कितना रहा आपका 948 ग्रामीण सर्वाधिक। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 राइट 42 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, निम्न में से कौन सा अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लक्षण नहीं है। अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लक्षण नहीं है सामूहिक परिपक्वता, आत्मविश्वास, असहनीय या आत्म मूल्यांकन की क्षमता। तो 43 का आंसर क्या हो जाएगा आपका असहनीयता। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, देश दे रखा वास्तविकता को विकृत कर दुश्चिंता को दूर करने का ढंग है। टकराव यानी दो पक्षों का टकराव नहीं, रक्षा युक्तियाँ। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। विकृत कर दुश्चिंता को दूर करने की जो ढंग है वो कौन सा आपका रक्षा युक्तियाँ। कुंठा यानी दमन होता है कुंठा, तो एक तरह का बहस यानी दो पक्षों की लड़ाई। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका 2 ऑप्शन नंबर 2 रक्षा युक्तियाँ। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 45, जब एक किशोर अपने माता पिता पर क्रोध दिखाने में असमर्थ होता है तो वह अपना क्रोध अपने छोटे भाई पर प्रकट कर देता है। ये रक्षात्मक युक्ति है। दमन, दमन तो क्या होता है अपनी इच्छाओं को अंदर ही दबा लेना। ठीक है, प्रतिगमन क्या होता है आपका, प्रतिगमन पहले की उम्र जैसा व्यवहार, पहले जैसा व्यवहार यानी बचपन में चले जाते हैं हम। ठीक है, प्रेक्षेपण, प्रेक्षेपण क्या होता है आपका नकारात्मक भावना दूसरों के ऊपर प्रेक्षेपण करना, जैसे कोई नकारात्मक विचार अपना नकारात्मक विचार। तो यहाँ पर क्या हो रहा है इसका आंसर विस्थापन हो जाएगा, प्रत्याशित व्यक्त करना। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा 45 का, छोटे भाई पर प्रकट कर देना, यह रक्षात्मक व्यक्ति आपका विस्थापन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 46, संवेगात्मक बुद्धि को 4 क्षेत्रों में संवेगों के तर्क करने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। संवेग को देखने, इसे विचार में एकीकृत करने, इसे समझने की और इसे प्रबंधित करने। संवेगात्मक बुद्धि की यह परिभाषा किसने दी, डेनियल गोलमैन ने, मेयर एंड पीटर सेलोवन ने, पीटर माइकल ने या हालवर्सन ने। तो ये परिभाषा दी थी आपकी 46 ने, मेयर एंड पीटर सेलोवन ने। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 47, निम्न में से किस रक्षा तंत्र में व्यक्ति समाज द्वारा अनुमोदित कार्य करके अपने तनाव को कम करता है। तनाव को कम करता है युक्तिकरण, उदात्तीकरण, प्रतिक्रिया निर्माण या प्रतिगमन। तो उदात्तीकरण का उपयोग करता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा 47 का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 48 क्या पूछा गया था आपका, 48 पूछा गया था आपका शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक अभिवृद्धि एवं विकास का क्रमबद्ध अध्ययन है। शैक्षिक अभिवृद्धि एवं विकास का क्रमबद्ध अध्ययन है, यह परिभाषा दी थी जुड ने, कोलसेनिक ने, J.A. स्टीफनी या बुर्नर ने। तो यह परिभाषा किसने दी थी आपकी 48 में, आपके J.A. स्टीफनी। बाकी देखो जुड, कोलसेनिक और बुर्नर की परिभाषा भी पूछी गई है, इन तीनों की भी आप
याद कर लेना, आपका आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3 48 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, मनोविज्ञान के किस संप्रदाय में तथ्यात्मक एवं वस्तुनिष्ठ विधियों के अध्ययन का उपयोग पर बल दिया गया? मनोविश्लेषणवाद किससे संबंधित है आपका? सिगमंड फ्रायड। संरचनावाद किससे संबंधित है आपका? एडवर्ड टिचनर। ठीक है। व्यवहारवाद किससे संबंधित है आपका? वाटसन से। और संज्ञानवाद किससे संबंधित है आपके? जीन पियाजे। चीजें याद होनी चाहिए। तो ये अध्ययन का उपयोग बल दिया किसमें दिया गया आपका? इसका अध्ययन 49 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 व्यवहारवाद पर। वाटसन थे आपके, पावलोव भी इसी के थे संबंधित, पावलोव व्यवहारवाद से संबंधित थे, जो कंडीशनिंग का स्किनर भी आ सकता है। तो आपका जो मनोविज्ञान की किस संप्रदाय में तथ्यात्मक व वस्तुनिष्ठ विधियों के अध्ययन का उपयोग पर बल दिया गया? आपके व्यवहारवाद में। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा 49 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, किस संप्रदाय के अनुसार मनोविज्ञान की विषय वस्तु चेतना का अध्ययन है? चेतना का अध्ययन पूछा है, संरचनावाद अभी पढ़ा था हमने टिचनर। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रकार्यवाद किसने दिया था आपका? ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। विलियम जेम्स थे। प्रयोजनवाद में भी आपके विलियम जेम्स से संबंधित है। मनोविश्लेषणवाद आपके सिगमंड फ्रायड से संबंधित है। इसका आंसर हो जाएगा आपका 50 का ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51, निम्न में से कौन सा गोल्डमैन का वर्णित घटक नहीं है? गोल्डमैन ने कितने घटक दिए थे? पहले तो आपको ये याद होना चाहिए, 5 घटक दिए थे। कितने दिए थे आपके? 5। कौन कौन से? देखो, आत्मनियंत्रण, आंतरिक अभिप्रेरणा, परानुभूति, संवेग प्रबंधन नहीं दिया था। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका, जो घटक नहीं है। तो आपका आत्मनियंत्रण दिया था, आत्म अभिप्रेरणा दिया था, परानुभूति दिया था, यानी सहानुभूति बोलते हैं इसको, परानुभूति या सहानुभूति भी आ सकता है, सहानुभूति। और इसके 3 तो ये हो गया। और कौन सा दिया था आपका? सामाजिक कौशल। और ये कौन सा रह गया आपका? आत्मचेतना। ये 5 घटक दिए थे आपके गोल्डमैन ने, याद रखना। तो इसका आंसर हो गया आपका संवेग प्रबंधन ने दिया, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52, संवेगात्मक बुद्धि का संपर्क सर्वप्रथम किस वर्ष जगत पटल पर आया? 1967 में, 1990 में, 1995, 1998 में। तो यह आया था आपका 1990 के अंदर। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53, मानसिक आरोग्य विज्ञान एक विज्ञान है जो मानवीय संबंध है। मानसिक आरोग्य विज्ञान का एक विज्ञान है जो मानवीय संबंध से संबद्ध है। एक कथन किसका है? फ्रायड का, स्किनर का, करोड का या थॉर्नडाइक का। तो एक कथन आपका करोड का। बहुत ही इंपॉर्टेंट परिभाषा है, बार बार रिपीट होती है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा 53 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, इनमें से कौन सा अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का संकेत है? अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का संकेत है दूसरों की आलोचना करना नहीं, जिद्दी प्रवृत्ति नहीं, दिव्य संपन्न नहीं, साविंगिक नियंत्रण। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा 54 का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 55 क्या आता है आपका? निम्नलिखित में से कौन सी एक समायोजन की प्रत्यक्ष युक्ति नहीं है? प्रत्यक्ष युक्ति नहीं है यह पूछा में। बाधा निराकरण है, मार्गांतरीकरण भी है, प्रक्रिया निर्माण नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरे लक्ष्यों का प्रतिस्थापन, ये भी हमें देखा है अभी विस्थापन वाला। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 है, जो आपके समायोजन की प्रत्यक्ष युक्ति नहीं है, प्रतिक्रिया निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 क्या आता है आपका? एक छोटा बच्चा अपने पिता के जूते पहन लेना और उन्हीं की बाती बैग के लटका कर ऑफिस जाना समायोजन का यह तरीका कहलाता है प्रक्षेपण, तादात्म्यकरण, प्रतिगमन, युक्तिकरण। तो कौन सा कहलाता है आपका? तादात्म्यकरण। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा 56 का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 57 क्या पूछा गया था आपका? निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण सूत्र गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों पर आधारित है? याद से अज्ञात की ओर नहीं, मूर्त से अमूर्त की ओर नहीं, विशेष से सामान्य की ओर नहीं, पूर्ण से अंश की ओर। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर होगा 57 का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 58, भारत में नवीकरणीय ऊर्जा के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना। राजस्थान की एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 के अंतर्गत वर्ष 2024-30 तक 125 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन का लक्ष्य रखा गया। कितनी? 125। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पक्का छपेगा। 150 मीटर ऊंचाई पर पवन ऊर्जा की संभावित ऊर्जा क्षमता में 142.5 गीगावाट ऊर्जा उत्पादन क्षमता में राजस्थान क्षमता के साथ गुजरात प्रथम स्थान पर है। बिल्कुल राइट है, ये भी आपका गुजरात प्रथम स्थान पर है। और आपके शायद 180 मीटर ऊंचाई पर राजस्थान है, ऐसे संभव आपको मुझे थोड़ा सा याद नहीं रहा। इस गुजरात के बाद में दूसरे नंबर पर, ऐसे तो 150 पर दूसरे नंबर पर क्या है आपका? राजस्थान। और एक ही से आगे ऊंचाई है आपकी 180 है, कितनी? उस पर राजस्थान प्रथम पर है। देश की कुल अक्षय ऊर्जा में सौर ऊर्जा का योगदान 52.4% नहीं रहा, कितना रहा आपका? 45.1%। तो इसमें मैं क्या पूछा? सत्य कथन।
तो 1 और 2 सत्य है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59। मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के तहत युवाओं और महिलाओं को प्रशिक्षण कार्यक्रम द्वारा स्वरोजगार हेतु सक्षम बनाने के लिए किस अभियान शुरू किया गया? आपका सक्षम समर्थ भोर या ELSTP, तो सक्षम, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा 59 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60। माँ योजना के संदर्भ में निम्न खतरों पर विचार करना। राज्य बजट 2025-26 के तहत इस योजना हेतु 3500 करोड़ रुपए की माँ कोष गठित किया गया। बिल्कुल राइट। कितने करोड़ का गठित किया गया? आपका 3500 का। इस योजना का लाभ आगामी वित्त वर्ष 2025-26 से अन्य राज्यों के अस्पतालों में भी लिया जाएगा। बिल्कुल राइट। 70 वर्ष से अधिक आयु की समस्त वरिष्ठ नागरिक इस योजना की निःशुल्क श्रेणी के पात्र है। बिल्कुल राइट। सत्य कथन, तो तीनों सत्य, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर लाडो प्रोत्साहन योजना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाडो प्रोत्साहन योजना शुरू कब हुआ था? आपका 1 अगस्त 2024 को। 1 अगस्त 2024 को। इस योजना का संचालन महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा किया जा रहा है। बिल्कुल राइट बात है ये। अप्रैल 2025 से इस योजना के अंतर्गत 7 किस्तों में 1.5 लाख रुपए की संबल राशि उपलब्ध कराई जा रही है। बिल्कुल राइट है। सत्य खत्म बचा था, दोनों सत्य, तो आपका आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों 3, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा 61 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62। NPCIL और NTPC द्वारा संयुक्त उद्यम समझौता में माही बांसवाड़ा के 2800 मेगावाट परमाणु ऊर्जा संयंत्र का निर्माण, स्वामित्व एवं संचालन करेगा आपका अश्विनी। तो 62 में आपका आंसर क्या हो जाएगा? अश्विनी, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा 62 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63। इसरो के 100वें मिशन के रूप में प्रयुक्त प्रमोशन विमान है। 100वें मिशन था आपका इसरो का, उसमें प्रयुक्त प्रमोशन विमान कौन सा? आपका GSLV F-15 नहीं, PSLV 60, तो आपका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 PSLV C60। 100वें मिशन में प्रयुक्त प्रमोशन विमान है, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा 63 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64। निम्न में से कौन सा भारतीय नौवहन उपग्रह नहीं है? कौन सा भारतीय नौवहन उपग्रह नहीं है, ये हमें पूछा है 64 के अंदर। तो आपका कौन सा नहीं है? गगन, NVS-02, NAVIC या INSAT 3DS, तो ये नहीं है आपका, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो नौवहन उपग्रह नहीं है आपका, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 65। स्वच्छ भारत मिशन 2.0 शहरी के संबंध में खत्म हो जाए। यह मिशन 1 अक्टूबर 2021 से प्रारंभ होता है। बिल्कुल राइट। इस मिशन का उद्देश्य भारत को ODF बनाना, ये नहीं। 2 का नहीं था, ये 1.0 का था। इसमें 2 पूछा ना, 1.0 का था, तो ये तो नहीं होगा। यह मिशन 31 मार्च 2029 तक फरवरी का नहीं, 21 में शुरुआत, तो 5 वर्ष तक रहेगा, यानी कि 2026 तक, तो 29 नहीं रहेगा, तो ये गलत हो जाएगा आपका। इसमें सत्य खत्म, केवल 1 सत्य है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा 65 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66। ये इंग्लिश का क्वेश्चन आ गया आपके पास। नाइदर ऑफ द टू मेन, इसका अर्थ क्या हुआ आपका? दोनों में से कोई एक, कोई भी, यानी एक का बात करें आपके सिंगुलर फॉर्म आ रही है। कौन सी आ रही है यहाँ पर? सिंगुलर। तो सिंगुलर के साथ हमेशा क्या आता है आपका? वो हो जाता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका? वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा 66 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67। वन ऑफ माई फ्रेंड, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, यानी मेरे दोस्तों में से कोई एक, मेरे दोस्तों में से कोई एक डेज विजिटिंग मी दिस समर, मेरे से मिलने आ रहा है कोई, मेरे दोस्तों में से कोई एक, यानी मेरे दोस्त, एक वचन का उपयोग हो रहा है, तो इज, क्या आएगा? इज, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68। ए 5 जज बेंच डैश अपॉइंटमेंट टू द डिसाइड द केस, तो कुछ 5 यानी 5 जज दे रखे, यानी फिक्स दे रखे 5 जज, यानी सिंगुलर का बात हो रही है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? वॉच जाएगा आपका, वॉच, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा 68 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69। ऑल द पैसेंजर्स विद द ड्राइवर डैश किल्ड इन द एक्सीडेंट, तो पैसेंजर्स आ रहा है में, तो बहुवचन की बात आ रहा है, ऑल द यानी सभी को, विद द ड्राइवर, विद यानी ड्राइवर के सहित, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? बहुवचन, तो वर आएगा, क्या आएगा? वर, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा 69 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70। माई ड्रेस इज, तो यहाँ पर देखो माई ड्रेस इज यानी सुपरलेटिव डिग्री की बात कर रहे हैं यहाँ पर, कंपेरेटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री, तो कंपेरेटिव डिग्री की बात कर रहे हैं, तो क्या आएगा आपका? बेटर, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर होगा 70 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71। शी इज डैश टैलेंटेड डांसर ऑफ
द ग्रुप द टैलेंटेड डांसर, यानी कोई समूह की विशेषता बता रहा है, बिल्कुल एक समूह की। तो क्या आएगा आपका मोस्ट का, उसके क्या करते हैं मोस्ट टैलेंटेड, मोस्ट का प्रयोग करते हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर होगा। विजेतर में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, वी मस्ट लीव अर्ली डैश वी वो नॉट गेट ए गुड सीट। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, ये स्थिति को रोकने की पूर्व की शर्त बता रहा है, तो अदरवाइज आ सकता है। यहाँ पर क्या आएगा आपका अदरवाइज, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर होगा 72 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, डैश यू वर्क हार्डर यू विल फेल अनलेस अलेंस यू वर्क हार्डर यू विल फेल्स, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर होगा 73 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, डिस्क्लाइमर मतलब क्या होता है आपका, असहमति, अस्वीकरण, दस्तावेज या अवैतनिक। तो आपका होता है आपका अस्वीकरण, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर होगा डिस्क्लेमर का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, चूज द करेक्ट ऑप्शन इंसोविलेंसी, इंसोवेंसी। तो क्या होता है आपका कार्यप्रणाली नहीं, राजकोषीय घाटा नहीं, त्यागना नहीं, दिवालिया, दिवालियापन। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका माइनर टेस्ट 15 कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। इसमें मैथ क्वेश्चन ज़्यादा कैलकुलेटिव थे, काफ़ी बड़े क्वेश्चन थे, हर एक को समझना था वहाँ पर। पूरे क्षेत्र में क्वेश्चन थोड़े टफ से आते हैं, आर्ट्स वाले स्टूडेंट के लिए, मैथ वाले के लिए भी होते हैं टफ, ऐसी बात नहीं है, मैथ वाला स्टूडेंट भी फंस जाता है ऐसे क्वेश्चनों में। तो यहाँ पर फॉर्मूले सबसे बेटर क्या आपका क्षेत्रमति में, क्षेत्रमति में 3 चीज़ों को याद रखना आप। ये तो फॉर्मूले याद कर लेना, फॉर्मूले डायरेक्ट पूछ जाते हैं, कभी कभी आपकी किस्मत अच्छी हुई तो फॉर्मूले आ जाएगा, 1-2 फॉर्मूला भी आ गया तो 2 क्वेश्चन भी सही होते हैं ना, तो आपके लिए, आपकी स्कोरिंग के लिए, आपके सिलेक्शन के लिए सबसे बेस्ट होता है। यानी 4 क्वेश्चनों में से 1-2 क्वेश्चन तो आपके क्षेत्रमति से पूछे जाते हैं, 2 या 3 क्वेश्चन, तो आपको एक फॉर्मूला भी आया तो 1 क्वेश्चन आपके प्लस पॉइंट है वहाँ पर। इन चीज़ों को आपको पकड़ना होगा। तो 15 का सोल्यूशन कैसा लगा, आप करेंगे मेजर टेस्ट 3, फिर आपके फाइनल टेस्ट होंगे। फाइनल टेस्ट का और भी शानदार तरीके से करेंगे, पूरे सिलेबस का अच्छा आएगा मजा विश्लेषण करने में। तो ये कैसा लगा आपका सोल्यूशन कमेंट में जरूर बताएं। और इसके साथ माइनर टेस्ट आज कंप्लीट होते हैं और आपके साथ एनालिसिस करने में बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। इसी के साथ इस क्लास को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।